हेलो बच्चों, कल आपका पेपर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर हुआ। आइए इस पेपर के सारे एमसीक्यूज़ के आंसर्स प्लस साथ साथ सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के आंसर्स को हम धीरे धीरे करके समझ लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पेपर को सॉल्व करने के पहले बच्चों, कल मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरा शेड्यूल भी थोड़ा बहुत बिजी था। इसके लिए मैं कल इस पेपर के सॉल्यूशन को मैं अपलोड नहीं कर पाया। पर आप में से बहुत बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर आप हमें प्लीज़ इस पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। ये आपका प्यार ही है जिसकी वजह से इस पेपर के सॉल्यूशन को मैं आज आपके सामने रख पा रहा हूँ मैं। सेकंड, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो करनी थी वो ये थी कि मैंने जो आपका CMA फाइनल का जो कोर कॉस्टिंग का पेपर है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, उसके पूरे सिलेबस के गूगल ड्राइव लेक्चर्स मैंने लॉन्च कर दिया है। बहुत सारे बच्चों ने तो ऑलरेडी इसको परचेज़ कर लिया है। अगर आप या आप में से आपका कोई भी दोस्त इन लेक्चर्स में अगर इंटरेस्टेड रहेंगे तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे, कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप में से बहुत सारे बच्चों को मेरी टीचिंग तो ऑलरेडी पता है। अगर नहीं भी पता होगी तो मैं आपको बता दूं तो कि उसके अंदर हर एक कंसेप्ट को एकदम डिटेल में कवर किया गया है। इस तरीके से कवर किया गया है कि आप ऐसा समझो कि पिछले मेरी 10 साल की मेहनत उस कोर्स के अंदर लगी हुई है। तो वेन एवर यू आर इन फाइनल और इफ़ योर फ्रेंड इज़ इन फाइनल, यू कैन रिकमेंड दैट कोर्स। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो चलो पहले MCQ को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डैश क्राइटेरिया आर सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर द कंपनीज बिहेवियर यूज बाय द सोशली कॉन्शियस इन्वेस्टर टू स्क्रीन द पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट। जो कोई भी इन्वेस्टर सोशली कॉन्शियस है, जो सोचता है कि यार मेरे को ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है जिससे एनवायरनमेंट का नुकसान ना हो, कम्युनिटी को नुकसान ना हो, वो जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तभी इन्वेस्टमेंट करते हुए कौन सी चीज़ों के बारे में सोचेगा। अभी अगर आपको इसके फुल फॉर्म पता रहेंगे तभी भी इसका आंसर आ सकता है बच्चों। जस्ट इन टाइम जो है JIT, ये इन्वेंट्री से जुड़ा हुआ सिस्टम है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है जो बोलता है समय पे माल मंगाओ। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो दिख रहा है ये आपको पता है ओवरहेड्स को बांटने का एक तरीका है। AMT जो है वो एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज है जो बोलता है मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त मशीन्स को इस्तेमाल करो ताकि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बने, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करो। तो ये ऑब्वियसली इन सब चीज़ों का इन्वेस्टर के एंगल से कुछ बात ही नहीं हो रहा है। जबकि जो ESG है वो क्या बोलता है, आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करोगे तभी एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, जिस देश में काम कर रहे हो उसका सोशल कल्चर के बारे में सोचना, लीगल गवर्नेंस के बारे में सोचना, इन सारी चीज़ों को सोच के आप इन्वेस्टमेंट करना। तो ऑब्वियसली आपके क्वेश्चन इस सोशल फैक्टर की बात कर रहा था जो इस ESG का एक पार्ट है। इसके लिए इसका आंसर जो होना चाहिए वो ऑप्शन C होना चाहिए। अगला सवाल क्या पूछता है? मेसर्स SB लिमिटेड प्रोड्यूसेस 10,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट S एंड 15,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट R। दो प्रोडक्ट बनाते हैं अपन S और R, इसके 10,000 और उसके 15,000 यूनिट्स बनाते हैं एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ ₹2 लाख। 2 लाख रुपये का टोटल खर्चा है। टोटल कॉस्ट ऑफ द कंपनी इज अपोर्शन इन 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। 2 जगहों पे हमारा खर्चा होता है, एक मशीन ओरिएंटेड और एक लेबर रिलेटेड। रेशो क्या आपस में तो 3:2 है। मतलब ये 2 लाख रुपये का 3:2 के हिसाब से अगर आप बांटोगे तो 3/5 आएगा, 1,20,000 आएगा मशीन से जुड़ा हुआ खर्चा और 80,000 आएगा लेबर से जुड़ा हुआ खर्चा। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इज अवेलेबल। अभी आपको क्वेश्चन नीचे क्या दिया है, ये दोनों प्रोडक्ट के लिए S और R के लिए कितना घंटा मशीन पे काम हो रहा है और कितना घंटा लेबर पे काम हो रहा है। तो बस आपको इस कॉस्ट को दोनों को उस रेशो में बांटना है। जैसे 1,20,000 का खर्चा, मशीन का यूसेज कैसे हो रहा है, 3:2 के रेशो में हो रहा है, तो इसको 3:2 के रेशो में S और R को बांट दिया। लेबर का जो खर्चा है वो लेबर कैसे यूज़ काम कर रहा है, 5,000 और 3,000, मतलब जो रेशो है वो 5:3 है। तो लेबर को 5:3 के रेशो में बांट दिया दोनों में, तो ये मशीन ओरिएंटेड कॉस्ट मिला, ये लेबर ओरिएंटेड कॉस्ट मिला, दोनों को ऐड कर दिया, टोटल कॉस्ट मिल गया। एक बार टोटल कॉस्ट मिल गया तो आपको अल्टीमेटली क्वेश्चन ये पूछा है फाइंड द कॉस्ट पर यूनिट। 1 यूनिट का कॉस्ट चाहिए, तो इस टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करोगे, 10,000 और 15,000, आपको कॉस्ट पर यूनिट मिलेगा एंड यू विल गेट द आंसर विच इज़ 12.2 एंड 5.2 पर यूनिट। इसके लिए इसका आंसर है ऑप्शन C। अगला सवाल पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉस्ट ड्राइवर ऑफ कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट। कस्टमर ऑर्डर की प्रोसेसिंग कॉस्ट बांटते वक्त कौन से ड्राइवर को इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपको बस नाम पे ध्यान देना है, ऐसा कौन सा खर्चा है जो कस्टमर के ऑर्डर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला ऑप्शन बोलता है फ्लो ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द असेंबली लाइन, मतलब प्रोडक्ट बनाते वक्त असेंबली लाइन में पहला क्या काम किया जाएगा, दूसरा क्या काम किया जाएगा, इसकी फ्लो को समझना। तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ ऑप्शन है। अगला जो ऑप्शन है वो बोलता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट सप्लायर। सप्लायर बोलेगा मतलब जिससे हम सामान खरीद रहे हैं उसकी बात कर रहा है, जबकि यहाँ पे तो हमको क्वेश्चन है कस्टमर जिसको हम माल बेच रहे हैं उसकी बात करने की बात करता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता।
नंबर ऑफ़ मशीन चार्जेस, मतलब मशीन पे कितना घंटा काम हो रहा है, इसका वापस कस्टमर से कोई लेना देना है नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑर्डर वैल्यू, कि कस्टमर तुमसे कितनी ऑर्डर का सामान परचेस कर रहा है, उस हिसाब से आपको इस खर्चों को बांटना चाहिए। इसके लिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है। अगला सवाल पूछता है, मेसेज जिम्रा लिमिटेड सोल्ड 65,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एट ₹80 पर यूनिट। 65,000 यूनिट्स हमने बेचे 80 रुपये के हिसाब से, हमारा पीवी रेशो 20% है। अगर हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट 6,40,000 है, तो बताओ कि मार्जिन ऑफ 15 यूनिट्स कितना होगा। कितने यूनिट्स ऐसे हैं जो हमारी मार्जिन ऑफ 50 के यूनिट्स हैं। तो बच्चों हमको पता है मार्जिन ऑफ 50 में कौन से यूनिट्स आते हैं, जो ब्रेक इवन के बाद वाले यूनिट्स आते हैं। तो अगर मैं ब्रेक इवन निकालूँ तो मेरा काम हो सकता है, और उसका डेटा तो क्वेश्चन ऊपर ही दिया है। सेलिंग प्राइस है 80 रुपये पर यूनिट, पीवी रेशो है 20%, मतलब मेरा पीवी रेशो आएगा 16 रुपये पर यूनिट, जबकि मेरी ओवरऑल फिक्स कॉस्ट है 640 की। तो 640 डिवाइडेड बाय 16 विच वाज माई कॉन्ट्रीब्यूशन, आई गेट द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ 40,000 यूनिट्स। तो पहले 40,000 यूनिट्स बेचने पे अपन ब्रेक इवन करते हैं, जबकि टोटल तो हमने 65,000 यूनिट्स बेचे। तो ब्रेक इवन के ऊपर वाले कितने यूनिट्स हो गए, तो 25,000 यूनिट्स हो गए, जो मेरा मार्जिन ऑफ 50 हो गया। इसके लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 25,000 यूनिट्स। उसका अगला सवाल बोलता है, टू ऑब्टेन द ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपी सेल्स वैल्यू द टोटल फिक्स कॉस्ट आर डिवाइडेड बाय। अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, फिक्स कॉस्ट से डिवाइड फिक्स कॉस्ट को किससे डिवाइड करेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा, और वो भी रुपीज़ में। तो फॉर्मूला इज फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। इसके लिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। ये मार्क्स बांटे हुए थे इंस्टीट्यूट ने। अगला सवाल क्या पूछता है, मेसर्स लिटिल्स लिमिटेड ऑपरेट्स इन ए सिंगल शिफ्ट। सिंगल शिफ्ट में काम करते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इज 8 यूनिट्स पर शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स। स्टैंडर्ड के हिसाब से 8 घंटे की शिफ्ट में 8 यूनिट्स बनने चाहिए। मतलब एक प्रोडक्ट को 1 घंटा स्टैंडर्ड के हिसाब से अलाउड था, जिसका रेट पर आवर था 200 रुपया। वर्कर को घंटे के 200 रुपये पे करते हैं। स्टैंडर्ड के हिसाब से 8 यूनिट्स एक शिफ्ट में बनते हैं, जिसमें 8 घंटा काम होता है। मतलब स्टैंडर्ड टाइम अलाउड पर यूनिट वॉज 1 आवर। एक्चुअल प्रोडक्शन इज़ 5 यूनिट्स पर शिफ्ट। एक्चुअल में हमने उस शिफ्ट के अंदर कितने यूनिट्स बनाए, तो 5 ही यूनिट्स बनाए। तो जिधर मतलब हमने एक्चुअल में 5 यूनिट्स बनाए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या करता है, कंपेयर करता है एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तुमने एक्चुअल में जो काम किया उसके साथ कंपेयर करना है। तो बच्चों अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड एक प्रोडक्ट को 1 घंटा था, और तुमने अगर 5 यूनिट्स बनाए, तो तुमको कितना घंटा लगाना चाहिए था, तो इट वॉज 5 आवर्स। तुमको 5 घंटा काम करना चाहिए था। द कंपनी अलाउज 1 आवर फॉर लंच ब्रेक। पर कंपनी बोलती है ये 8 घंटे की शिफ्ट में मेरा वर्कर को 1 घंटा में लंच ब्रेक देता हूँ। मतलब मेरे वर्कर ने एक्चुअली 8 घंटा का भी काम किया ही नहीं है। उसने कितना घंटा काम किया है, तो उसने 7 घंटा काम किया है। तो मतलब जिस काम को 5 घंटे लगने चाहिए थे उसने 7 घंटे लगाए। उसका स्टैंडर्ड रेट पर आवर कितना है, तो 200 रुपये है। एक्चुअल रेट पर आवर कितना है, तो 210 है। अभी क्या पूछा है उसने, अल्टीमेटली लेबर एफिशिएंसी वैलेंस। एफिशिएंसी वैलेंस मतलब वर्कर की काम करने की स्पीड की बात कर रहा है। फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। 5 घंटे का काम 7 घंटे में किया, 2 घंटा वेस्ट हुआ, मल्टीप्लाइड बाय द स्टैंडर्ड रेट विच इज़ नथिंग बट 200 रुपीज़ पर आवर। तो 2 × 200 इसका आंसर है बच्चों 400 रुपीज़ एडवर्स। 400 रुपये एडवर्स वैलेंस है। उसका अगला सवाल, उसके अगले वाले दोनों सवाल बच्चों सीधे सीधे मॉड्यूल से उठा के डाले थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग करते वक्त एक डिपार्टमेंट जब भी दूसरे डिपार्टमेंट को माल देती है, तभी उसको करने के बहुत सारे मेथड्स है। इसमें से कौन सी मेथड नहीं है करके पूछ रहा है। नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसिंग ऑब्वियसली मेथड है, जहाँ पे दोनों डिपार्टमेंट्स अपने दोनों आपस में नेगोशिएट करते हैं, जैसे किसी बाहर वाले के साथ करते हैं। खरीदने वाला सस्ते में खरीदने की कोशिश करता है, बेचने वाला महंगे में बेचने की कोशिश करता है, और दोनों की जो बीच में की प्राइस आएगी वही हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है। एक है मार्केट प्राइस बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। जब भी देने वाले का प्रोडक्ट, जो ट्रांसफरर डिवीजन है उसका प्रोडक्ट अगर बाहर बिक सकता है, तो वो बोलता है मैं बाहर जिस प्राइस पे बेचूंगा उसी प्राइस पे मैं तेरे को भी दूंगा, ताकि मेरे को भी नुकसान ना हो, और तू वैसे भी बाहर से खरीदता तो तू वो प्राइस तो पे करता ही करता। तो दैट इज़ मार्केट बेस्ड प्राइसिंग, ये भी एक मेथड है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग तभी आती है जब भी ट्रांसफरर डिवीजन के पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं होती है। तो बोलता है अगर मैं तेरे को दूंगा तो मैं बाहर नहीं दे पाऊंगा, तो बाहर से जो मैं कमा सकता था वो मेरे हाथ से जा रहा है, तो वो मैं तेरे से वसूल करूंगा। तो ये भी मेथड है। जो मेथड नहीं है वो है फिक्स कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। फिक्स कॉस्ट बेस्ड कोई ट्रांसफर प्राइसिंग होती नहीं है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट वैसे भी ओवरऑल बेसिस पे सेम रहती है, और आगे जाके तुम पढ़ोगे भी कि फिक्स कॉस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए इरेलेवेंट होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। उसका अगला सवाल क्या बोलता है, व्हाट इज द नेम गिवन टू द बजट दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय री-इवैल्यूएटिंग activities and comparing the incremental cost of those activities with their incremental benefits. Most important word is re-evaluating. री-इवैल्यूएट करना, पास में जो हुआ है वो भूल जाना, वापस से इवैल्यूएट करो कितना खर्चा आएगा और उसके सामने बेनिफिट कितना होगा।
तो ऐसी कोई चीज़ जहाँ पे हम पास्ट में कोई भी चीज़ नहीं देखते और पास्ट की चीज़ें भूल जाते हैं और बस फ्यूचर की तरफ फोकस करके काम करते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज द जीरो बेस बजट. जीरो बेस इज वी डोंट कंसिडर एनीथिंग एज बेस एंड वी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. इसके लिए इसका आंसर ऑप्शन सी है. उसका अगला सवाल क्या है बच्चों? WDV ऑफ द फिक्स्ड एसेट ऑफ वैनगार्ड लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2024 इज 22,50,000. इस कंपनी के पास साल की शुरुआत में जो एसेट्स थे उनकी WDV 22,50,000 थी. ऑन 1 जुलाई 2024 साल के बीच में द कंपनी सोल्ड एन एसेट हैविंग WDV ऑफ 2,50,000 फॉर 2,75,000. 2.5 लाख रुपये के एसेट को 2,75,000 में बेचा. अदर इनकम फॉर द ईयर इज़ ₹2,00,000. उसके अलावा बाकी का जो इनकम है वो हमारा 2 लाख रुपये है. तो बताओ द ROI ऑफ द कंपनी इज़ हाउ मच. ROI कितना है? करेक्ट. अब ये क्वेश्चन बच्चों देखा जाए तो ये ट्रिक से सॉल्व किया जा सकता है. ROI मतलब तुमने कितना इन्वेस्ट किया, कितना प्रॉफिट आया तुमको. तो हम लोग निकालते हो जो इनकम आया डिवाइड करते हैं हमारे एवरेज इन्वेस्टमेंट के साथ. तो बच्चों मेरी ओपनिंग इन्वेस्टमेंट तो 2250 थी. मैं जब ये एसेट बेचा तभी 2,50,000 की एसेट मैंने 275 में बेचा तो मेरे को 25,000 का प्रॉफिट हुआ. तो 25,000 इधर से कमाया और मेरा अदर इनकम है 2 लाख. मतलब बच्चों मेरा 2,25,000 का मेरा इनकम है. अगर मैं ओपनिंग के बारे में बात करूँ तो ओपनिंग के साल के स्टार्टिंग में मेरे पास 22,50,000 के एसेट थे. तो अगर यही ROI ओपनिंग के बेसिस पे कैलकुलेट करूँ तो मेरा आंसर 10% आता है. पर वही मैं मेरे क्लोजिंग एसेट देखूँ तो 2250 में से 250 की WDV का तो मैंने बेच दिया तो मेरे पास बचता है सिर्फ 20 लाख रुपए का. तो मैं क्लोजिंग के एंगल से सोचूं तो मेरा 2,25,2 लाख द आंसर कम्स टू 11.25%. तो दिस इज़ कंसिडरिंग ओपनिंग, दिस इज़ कंसिडरिंग क्लोजिंग. बट हमको पता है कि अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का डेटा अवेलेबल रहेगा तो हमको एवरेज लेना चाहिए. तो ऑब्वियसली एवरेज जो रहेगा बच्चों वो 10 और 11.25 दोनों के बीच में रहेगा. 8.88 है तीसरा ऑप्शन जो दोनों के बीच वाली फिगर है नहीं और चौथा ऑप्शन है 10.5. सो लॉजिकली द आंसर हैज़ टू बी 10.5%. सो इसका आंसर 10.5% है. अगला वाला जो क्वेश्चन है बच्चों वो सीधा सीधा मॉड्यूल से दिया हुआ क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रेसिडुअल इनकम. रेसिडुअल इनकम का मतलब डिवीजन ने अपना सारा खर्चा निकालने के बाद जिससे जो पैसा लाया सब कुछ पे करने के बाद किसी डिवीजन का इनकम कितना बचता है वो रेसिडुअल इनकम है आपका. तो आप अगर मॉड्यूल पढ़े रहोगे तो आपको उसका फॉर्मूला उधर ही मिलेगा. पर अगर नहीं भी पढ़ा है तभी भी लॉजिक कैसे काम करता है. पहले ऑप्शन नंबर डी में तो टोटल प्रॉफिट दिख रहा है तो ऑब्वियसली टोटल प्रॉफिट तो उसके अंदर आएगा नहीं. मतलब ये ऑप्शन ए, बी और सी में से ही है. तो स्टार्ट तो ऑब्वियसली तीनों का डिविजनल प्रॉफिट से हो रहा है. पर डिवीजन के एंगल से सोचना है. ऑप्शन नंबर बी में देखोगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया है. ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमको डिवीजन के एंगल से सोचना है. मतलब ये ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से कोई ऑप्शन है. पर ऑब्वियसली रेसिडुअल इनकम के लिए हमको क्या देखना चाहिए, कितना इन्वेस्ट किया उसके सामने हमको कितना रिटर्न पे करना है. तो यहाँ पे आप देखोगे तो परसेंटेज ऑफ चेंज इन सेल्स बोल रहा है जबकि परसेंटेज कैपिटल चार्ज है. तो ऑब्वियसली प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने जिससे जितना कैपिटल आया उस हमने जो इन्वेस्ट किया पैसा उसके ऊपर कितना देना है कंपेयर टू हमने कितना कमाया. दोनों का डिफरेंस जो रहेगा वही रेसिडुअल इनकम रहेगा. यहाँ पे सेल्स के बेसिस पे बात कर रहा है, यहाँ पे कैपिटल के बेसिस पे बात कर रहा है. प्रॉफिट के लिए ऑब्वियसली कैपिटल की फिगर मैटर करती है. इसका मतलब इसका आंसर ऑप्शन सी है. तो देखो कभी कभी आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं भी पता रहेगा तभी भी लॉजिक लगा के आप आंसर निकाल सकते हो. उसका अगला सवाल क्या बोलता है, द थियरी ऑफ लर्निंग को विल बी हेल्ड विल ओनली होल्ड इफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अप्लाई. इसमें से कौन सी कंडीशंस अप्लाई होने पे लर्निंग कर्व की थियरी एप्लीकेबल होगी. तो लर्निंग कर्व क्या है कि जब एक ही वर्कर एक ही काम बार बार करेगा तभी उसका काम करने का स्पीड बढ़ेगा और जो समय लगेगा वो कम लगेगा. तो इसके लिए काम वही होना चाहिए, वर्कर वही होना चाहिए और रिपीटेटिव नेचर का काम होना चाहिए. तो पहला ऑप्शन दिया था टास्क मस्ट बी रिपीटेटिव जो करेक्ट ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन बोल रहा है प्रोडक्शन मस्ट बी एट एन अर्ली स्टेज. सीधी बात है ना, कोई भी काम स्टार्टिंग में करेगा तभी सीखेगा. मैंने अगर 100 बार वही चीज़ किया तो मैं अभी क्या सीखूंगा, अभी मैं ऑलरेडी मेरे बेस्ट लेवल पे हूँ. तो ए भी सही ऑप्शन है, बी भी सही ऑप्शन है. तो इधर ही अपने को आंसर पता चलता है कि उसका आंसर बोथ ए एंड बी है. बट उसका अगला ऑप्शन भी अगर आप देखोगे तो बोल रहा है देयर इज इनकन्सिस्टेंसी इन द वर्कफोर्स. मतलब वर्कर कभी इनकन्सिस्टेंसी का मतलब कभी ये वर्कर काम कर रहा है कभी वो वर्कर काम कर रहा है. तो अलग अलग लोग काम करेंगे तो लर्निंग कहाँ से आएगी. लर्निंग होने के लिए कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है. मतलब ऑप्शन सी नहीं है उसका ऑप्शन, इसका आंसर ऑप्शन डी है. अगले सवाल की तरफ जाते हैं. Messrs. Xeon Limited is currently manufacturing a component of a finished product which is readily available in the market at ₹25 per unit. कोई कंपोनेंट है जो मार्केट में 25 रुपये में खरीदा जा सकता है. इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट per unit comprises of direct material cost of 10 and other variable overheads of 15 of which 60% is fixed.
पर अगर यही कंपोनेंट अगर हम खुद बनाएंगे तो हमको 10 रुपये का मटेरियल लगेगा और 15 रुपये के ओवरहेड्स लगेंगे, जिसमें से 60% अमाउंट फिक्स्ड है, ऑब्वियसली 40% वेरिएबल है. इफ़ द कंपनी डिसाइड्स टू बाय द कंपोनेंट फ्रॉम द ओपन मार्केट इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस, अगर कंपनी ने ये बाहर से खरीदा होता और खुद नहीं बनाते, द मशीन कैन बी यूज टू मैन्युफैक्चर अनदर कंपोनेंट फेचिंग अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 12 पर यूनिट. तो इस मशीन के बेसिस में हम दूसरा कंपोनेंट बनाते जिसको बेच के 12 रुपये कमा सकते थे. तो बोल रहा है द रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट इन हाउस, खुद बनाने के लिए लेंगे तो उसके लिए हमारा रिलेवेंट कॉस्ट कितना है. तो बच्चों रिलेवेंट कॉस्ट सिंपल है कि अगर मैं ये ऑप्शन चूज़ करता हूँ तो मेरे लिए जो नुकसान हो रहा है, इस ऑप्शन की वजह से जो नुकसान हो रहा है वही मेरी रिलेवेंट कॉस्ट है. तो रिलेवेंट कॉस्ट में दो चीज़ें आती है, एक जो एक्चुअल में खर्चा हो रहा है प्लस जो पैसा आ सकता था, जो इन्फ्लो हो सकता था, जिसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ, वो भी मेरा नुकसान ही है. तो रिलेवेंट कॉस्ट इज़ कैश आउटफ्लो प्लस द इनफ्लो लॉस्ट. तो बनाने लेंगे तो कितना कॉस्ट है बच्चों, मटेरियल लगता है 10 रुपये का, वो तो आएगा ही आएगा, प्लस ओवरहेड से 15 रुपये के, जिसका 60% तो फिक्स्ड है, मतलब वेरिएबल तो 40% ही है. तो 15 का 40%, 6 रुपीज़ इस वेरिएबल, तो बनाने का 16 रुपये का खर्चा है. प्लस ये काम लेते हैं तो 12 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन जो कमाया जा सकता था वो जा रहा है. तो 16 + 12, 28 इज़ योर रेलेवेंट कॉस्ट. इसका आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट बोलता है मेसेस निकिता लिमिटेड परचेजेस रॉ मटेरियल एट ₹35.4 इंक्लूसिव ऑफ GST एट 18%. हमने 35.4 रुपीज़ में कोई मटेरियल खरीदा है जिसमें 18% GST इंक्लूड है. GST का रूल क्या है, सिंपल, कि अगर हमको उसका क्रेडिट मिलने वाला है तो हमारा खर्चा ही नहीं है, तो उसको कॉस्ट में नहीं कंसिडर करेंगे. अगर क्रेडिट नहीं मिलने वाला है तो वो मेरा ही खर्चा है, तो मेरे को कॉस्ट में लेना है उसको. द कंपनी इज एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट. टैक्स क्रेडिट मिलने वाला है, मतलब इसको लेना, मतलब इसमें बेनिफिट मिलेगा, तो मेरा पूरा 35.4 का खर्चा नहीं है. मशीन आर रेट इज़ ₹576. मशीन को 1 घंटा चलाने का 576 का खर्चा होता है. द प्रोडक्ट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन अ स्पेशलाइज्ड डाइस हैविंग फैसिलिटी टू मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट्स एट अ टाइम. जहाँ पे बनती है मशीन वहाँ पे एक डाइस में एक समय पे 2 प्रोडक्ट बनते हैं. एंड द साइकिल टाइम पर शॉर्ट इज़ 25 सेकंड. तो 25 सेकंड में बनता है, जिसमें भी एक समय पे 2 प्रोडक्ट बनते हैं. तो बोलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कितना है. तो बताओ कि 1 यूनिट का बनाने का खर्चा कितना है. तो ऑब्वियसली उसमें मटेरियल का खर्चा रहेगा और मशीन का खर्चा रहेगा. मटेरियल का अभी हमने बात किया कि जो 35.4 है जिसमें 18% GST है, जिसका क्रेडिट मिलने वाला है, मतलब पूरा 35.4 का खर्चा नहीं है. तो 100 रुपये की कॉस्ट थी तो मैं 118 पे कर रहा हूँ, तो ये 118 का खर्चा है, पर मेरे लिए तो 100 ही जा रहा है क्योंकि बिकॉज 18 रुपये का क्रेडिट मिल रहा है. तो मटेरियल कॉस्ट आएगी 35.4 डिवाइडेड बाय 1.18. ये अगर 118 है तो 100 कितना, तो वो 30 रुपये आएगा. प्लस मशीन का खर्चा कैसा आएगा, तो मशीन का खर्चा 576 रुपीज़ है, पर वो पर आवर है और हमारे पास मशीन के लिए लगने वाला समय सेकंड्स में. तो पहले तो हमको सेकंड में लाना पड़ेगा. तो 576 डिवाइड बाय 60 किया तो पर मिनट आया. वापस एक बार और डिवाइड बाय 60 किया है इधर ही, ये इधर ऐसे सोचो कि 576 डिवाइड बाय 60 ये पर मिनट कॉस्ट आ गई. पर हमारा पर मिनट नहीं, हमको तो सिर्फ 25 सेकंड लगता है. तो ये 1 मिनट का है, तो 25 सेकंड का कितना, तो इसके लिए इसको वापस इंटू 25/60 किया. पर ये करने से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं एक समय पे 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं और हमको तो हमारा एक प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना है, तो वापस इंटू 1/2 किया. तो उसका आंसर आया 2 रुपीज़. तो दोनों को ऐड किया तो टोटल कॉस्ट बिकम्स 32 एंड हेंस द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 32 रुपीज़. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. लास्ट के दो MCQs देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द ड्यूपॉन्ट मॉडल द मेन फंक्शनल पैरामीटर्स दैट ड्रीव रिटर्न ऑन इक्विटी इज व्हाट. ROE एज पर ड्यूपॉन्ट. 3 चीज़ें मैटर करती है. कौन सी 3 चीज़ें मैटर करती है. पहला तो हमने ड्यूपॉन्ट मतलब इक्विटी शेयरहोल्डर को कितना रिटर्न मिल रहा है, उसके लिए 3 चीज़ें मैटर करती है. कि सबसे पहला कि आपका जो बिज़नेस में आपने जो पैसा डाला है उसमें आपका रिटर्न कितना आ रहा है, उसमें से सेल्स कितने जनरेट हो रहे हैं, उस सेल्स में से प्रॉफिट कितना आ रहा है. और तीसरा वो जो कैपिटल है बिज़नेस के अंदर उसमें आपका कितना पैसा है और डिबेंचर्स का कितना पैसा है, लोन का कितना पैसा है और खुद का कितना पैसा है. तो वही तीनों चीज़ें ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस मतलब जनरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स, एसेट यूसेज परफॉर्मेंस मतलब जनरेटिंग सेल्स फ्रॉम एसेट्स, एंड फाइनेंशियल लिवरेज इज नथिंग बट हाउ मच पोर्शन ऑफ योर कैपिटल इज फंडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड हाउ मच बाय डेट. तो ऑब्वियसली ये तीनों चीज़ें आएंगी. तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. लास्ट क्वेश्चन है इसमें का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू. इसमें से कौन सी चीज़ें फॉल्स है. तो पहले सामने दिखता है मार्जिनल कॉस्टिंग इज द सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग. ये कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका नहीं है, ये एक मेथड है जो बेसिकली बताती है कि आप कॉस्ट को एनालाइज करते वक्त वेरिएबल कितना है, फिक्स कितना है, इस हिसाब से सोच के कैलकुलेट करना. इसका मतलब ही इसका आंसर ए है. पहले ही समझ में आ रहा है ये फॉल्स है, तो आगे की नीचे देखने की ज़रूरत नहीं है. आप देखोगे तभी भी चल सकता है. पहला बोलता है की फैक्टर्स इंपॉर्टेंट इन एसेटिंग द प्रॉफिटेबिलिटी विच इज़ करेक्ट.
अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स कॉस्ट आर चार्ज ऑफ टू द रेवेन्यू फुल्ली ड्यूरिंग द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड बट नॉट टेकन इनटू अकाउंट फॉर वैल्यूइंग इन्वेंट्रीज। ये भी बात सही है, फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट की वैल्यूएशन सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे होती है, फिक्स कॉस्ट को एज अ पीरियड कॉस्ट ट्रीट करते हैं। एंड प्लांट एंड मशीनरी में डिप्रिशिएट क्विकली व्हेन केप्ट आइडल देन व्हेन बीइंग यूज्ड। ये भी बात एक तरीके से सही है एक तरीके से। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। तो आई होप ऑल द MCQs आर क्लियर टू एवरीवन। तो धीरे धीरे करके चलो हम प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन 2 जनरल थियरी क्वेश्चन था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है ये सब पूछा है। सेकंड पार्ट जो था बी पार्ट एक्चुअली इजी क्वेश्चन था, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन था। बोलता है अस्थमा लिमिटेड प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट्स P, Q एंड R। हम 3 तरीके के प्रोडक्ट बनाते हैं, P बनाता है P, Q और R, इस तरीके से 3 प्रोडक्ट हम बनाते हैं विच आर सिमिलर इन नेचर एंड आर यूजुअली प्रोड्यूस इन द प्रोडक्शन रन ऑफ 100 यूनिट्स। प्रोडक्शन रन है हमारा 100 यूनिट्स का, मतलब बनाते वक्त हर बार 100 यूनिट्स की लॉट्स में बनाते हैं। प्रोडक्ट P एंड R रिक्वायर्स बोथ मशीन आर्स एंड असेंबली आर्स। P और R ऐसे प्रोडक्ट है जिसको मशीन पे भी काम किया जाता है और असेंबली के ऊपर भी काम किया जाता है। वेयर प्रोडक्ट Q रिक्वायर्स ओनली मशीन आर्स। प्रोडक्ट Q ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे सिर्फ मशीन पे काम होता है, उस पर असेंबली की ज़रूरत नहीं है। द ओवरहेड्स इनकर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024-25 आर एज अंडर। फर्स्ट क्वार्टर का डेटा दिया है आपके पास, 6 अलग अलग एक्टिविटीज़ के अंदर आपके ओवरहेड्स का खर्चा दिया है। मशीन डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट, सेटअप, स्टोर्स रिसीविंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड डिस्पैच और इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। क्वेश्चन आगे बोलता है द डेटा रिलेटिंग टू द 3 प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द पीरियड आर एज अंडर। क्या डेटा दिया है, तो आपको ऑब्वियसली इन ओवरहेड्स को बांटना है तो उसके लिए डेटा होना चाहिए। तो पहले कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए उसका डेटा दिया है, उसके बाद में मशीन आवर्स वर्क, कितना घंटा मशीन काम कर रही है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। असेंबली आवर्स वर्कड और डायरेक्ट लेबर आवर्स, असेंबली पे लेबर, असेंबली के लिए जो लेबर आवर्स इन्होंने काम कितना घंटा किया उसका डेटा दिया आपके सामने। कस्टमर ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड इन नंबर्स, कस्टमर्स के कितने ऑर्डर्स हमने एग्जीक्यूट किए हैं, और नंबर ऑफ रिक्विजिशंस रेज्ड इन स्टोर्स, कितने रिक्विजिशंस रेज हुए इसके बारे में डेटा दिया है। क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट द कॉस्ट ड्राइवर के रेट्स बताओ फॉर ट्रेसिंग द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स टू द रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट, ताकि आप हर एक प्रोडक्ट के सामने ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सको। और बोल रहा है प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग डिटेल्ड कॉस्ट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट यूजिंग ABC। और बताओ कि हर एक प्रोडक्ट को कितनी कॉस्ट एलोकेट होगी, कौन से मेथड से, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा ऑब्वियसली बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर, पहला तो हमको देखना पड़ेगा कि कौन सी एक्टिविटी के लिए क्या क्या कॉस्ट ड्राइवर्स हैं और उस कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से हमको उसके रेट्स निकालने पड़ेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। तो बच्चों ऑब्वियसली कॉमन सेंस लॉजिक है, मशीनिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट जो रहेगी, मशीनिंग डिपार्टमेंट का जो खर्चा रहेगा वो तो ऑब्वियसली मशीन आवर्स के बेसिस पे बांटा जाएगा और मशीन आवर्स का डेटा आपके सामने रखा हुआ है। असेंबली डिपार्टमेंट का कॉस्ट सामने से क्वेश्चन ने बोला असेंबली आवर्स, मतलब असेंबली डिपार्टमेंट की कॉस्ट को असेंबली आवर्स के बेसिस पे बांटेंगे। सेटअप कॉस्ट के लिए हमको ऊपर जो सेटअप से जुड़ा हुआ डेटा दिया था उस डेटा को इस्तेमाल करके सेटअप कैलकुलेट करना है। उसके अलावा स्टोर्स रिसीविंग, सामान लाने का खर्चा ऑब्वियसली नंबर ऑफ रिक्विजिशंस रेज्ड इन स्टोर्स के बेसिस पे आएगा। ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड डिस्पैच, कस्टमर ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड के बेसिस पे आएगा। और लास्ट इज इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, जिसके लिए अलग से कोई डेटा दिया नहीं है। तो इसका मतलब कॉमन सेंस लॉजिक यही होना चाहिए कि हर प्रोडक्ट जो आता है हमारे पास हम उसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं, इसके लिए हम उसको यूनिट्स के हिसाब से, यूनिट जो प्रोड्यूस किया उसके हिसाब से बांटेंगे। तो वही कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो वी से कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट्स, पहला मशीनिंग डिपार्टमेंट का कॉस्ट मशीन आवर्स के बेसिस पे बांटेंगे। मशीन डिपार्टमेंट का कॉस्ट कितना है, तो 18,48,000 रुपीज़ है। मशीन आवर्स कितने रहेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबकी टोटल लेनी पड़ेगी। सो द टोटल कम्स टू 1,32,000 और डिवाइड करोगे तो आपको 1 घंटे का रेट मिलेगा 14 रुपया। नेक्स्ट कम्स असेंबली डिपार्टमेंट कॉस्ट जो है 672। तो असेंबली डिपार्टमेंट का कॉस्ट असेंबली आवर्स के बेसिस पे बांटना है, 672 का खर्चा है। टोटल असेंबली आवर्स को क्या करना पड़ेगा आपको, 15,000 प्लस 27,000 दोनों को ऐड करना पड़ेगा। सो इट कम्स टू 42,000 आवर्स और 6,72,000 डिवाइड बाई 42,000 करेंगे तो 16 रुपये पर आवर का आपका रेट आएगा। नेक्स्ट के केस में हमको थोड़ा सा सोचना है, सेटअप कॉस्ट है 90,000 रुपया, जो ऑब्वियसली नंबर ऑफ सेटअप्स के बेसिस पे बांटी जाएगी। तो नंबर ऑफ सेटअप्स के बारे में क्या लिखा है, देखो सेटअप कॉस्ट जो है वो नंबर ऑफ सेटअप्स के बेसिस पे जाएगा। सेटअप कॉस्ट कितना दिया आपका, तो 90,000 दिया है, तो अमाउंट लिख दिया 90। अच्छा, नंबर ऑफ सेटअप्स कैसे निकाले जाएंगे, तो नंबर ऑफ सेटअप्स के लिए बोल रहा है कि एक प्रोडक्ट हर बार जब भी बनाते हैं तभी एक बार 100 के हिसाब से बनाते हैं। करेक्ट, एक बार काम शुरू करते हैं तो 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो पहले हमने यूनिट्स प्रोड्यूस लिख दिया 15, 12 और 18, नीचे लिखा है मैंने उसका वर्किंग किया है। 15, 12 और 18,000 है, हर बार 100 बनता है, तो 15,000 यूनिट्स बनाते वक्त एक बार अगर 100 बनते हैं तो कितने सेटअप्स हुए रहेंगे, तो उसके 150 सेटअप्स हुए रहेंगे, इसका 120 और उसका 180, सबको ऐड किया तो 450 सेटअप्स आ गए। तो इस सेटअप कॉस्ट जो थी उसको 450 सेटअप से डिवाइड किया तो 200 रुपीज़ पर सेटअप के हिसाब से उसका रेट आ गया। उसके बाद जो कॉस्ट थी वो थी स्टोर्स रिसीविंग कॉस्ट।
स्टोर्स रिसीविंग कॉस्ट को अपन किसके हिसाब से बांटने वाले हैं, तो इट इज़ नंबर ऑफ रिक्विजिशंस रेज्ड इन स्टोर, तो इन सब का टोटल लेना पड़ेगा। तो वही लिखा है स्टोर्स रिसीविंग कॉस्ट रिक्विजिशंस रेज्ड इन स्टोर, टोटल अमाउंट ही 120 और रिक्विजिशंस कितने हैं, तो 40 + 30 + 50 विच इज़ 120 रिक्विजिशंस। तो द कॉस्ट बिकम्स 1000 रुपीज़ पर रिक्विजिशन। आपको ये लिखना पड़ेगा पर रिक्विजिशन, पर सेटअप, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके बाद वाला जो अगला आइटम था वो था ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड डिस्पैच, जो 1,80,000 का कॉस्ट है, जिसको कस्टमर ऑर्डर्स के बेसिस पे बांटा जाएगा और इनका टोटल लेंगे अपन 1250 + 1000 + 1500। तो वो करेंगे तो कस्टमर ऑर्डर्स 180 की कॉस्ट आई है, 3750 ऑर्डर्स है, तो हमारा कॉस्ट पर ऑर्डर आ रहा है 48। और लास्ट इज इंस्पेक्शन, जैसे हमने बात किया इसको नंबर ऑफ़ यूनिट्स के बेसिस पे बांटेंगे, तो हम इसके यूनिट्स की टोटल लेंगे, तो 15, 12 और 18, तो टोटल यूनिट्स आर 45,000। सो यू गेट द फिगर ऑफ 0.8 पर यूनिट। एक बार ये आ गया तो आगे तो फिर सेकंड पार्ट का आंसर तो वैसे ही आ सकता है। प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग ओवरहेड कॉस्ट एलोकेटेड टू प्रोडक्ट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ABC के हिसाब से कॉस्ट कितनी आएगी बतानी है। तो यही 5 हेड्स आएंगे, 6 हेड्स आएंगे, मशीन डिपार्टमेंट, मशीन असेंबली सेटअप। सिर्फ मशीन का क्या करेंगे, 1 घंटे का 14 रुपये है, तो पहले प्रोडक्ट ने कितने घंटे मशीन पे काम किया है, तो इट इज़ 30,000 आवर्स। तो पहले के लिए आएगा 30,000 × 14, दूसरे के लिए आएगा 48,000 × 14, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसा करोगे तो आपको मशीन डिपार्टमेंट का खर्चा मिलेगा। असेंबली का रेट कितना आया था, तो 16 रुपीज़ पर आवर आया था। कैसे असेंबली आवर्स यूज़ हुए हैं, पहले के लिए 15,000, दूसरे के लिए 0 और तीसरे के लिए 27,000। तो जो आर से इंटू 16 करेंगे तो हमको उसकी कॉस्ट मिलेगी, तो इट इज़ 240, 0 एंड 432। देन कम्स सेटअप कॉस्ट, तो हमने उसका रेट क्या निकाला था, उसका रेट हमने निकाला था 200 रुपीज़ पर सेटअप। और कितने सेटअप हुए थे, तो पहले के लिए 150, दूसरे के लिए 120 और तीसरे के लिए 180। तो जो नंबर ऑफ सेटअप्स है मल्टीप्लाइड बाय सेटअप कॉस्ट विच इज़ 150 × 200, इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तो आपको सेटअप कॉस्ट मिलेगी। नेक्स्ट जो कॉस्ट थी वो थी स्टोर्स रिसीविंग की, और स्टोर्स रिसीविंग का हमको रेट कितना आया था 1000 पर रिक्विजिशन। और रिक्विजिशंस कितने हैं, तो ये रहे आपके नंबर ऑफ रिक्विजिशंस 40, 30 एंड 50। तो हर बार 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको रिक्विजिशन की कॉस्ट मिलेगी। वैसे नेक्स्ट जो कॉस्ट थी बच्चों वो थी हमारी ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट, जिसका रेट आया था अपने को 48 पर ऑर्डर। और कितने ऑर्डर्स थे हमारे, तो हमारे ऑर्डर्स थे 1250, 1000 एंड 1500। हर बार हम इसको इंटू 48 करते जाएंगे, हमको ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट मिलेगी। और लास्ट इंस्पेक्शन कॉस्ट जिसका अमाउंट आया था 0.8 पर यूनिट, और कितने यूनिट्स थे, तो 15,000, 12,000 और 18,000। आप हर बार उसको मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको इसका इंस्पेक्शन कॉस्ट आएगा। टोटल लेंगे सारे ओवरहेड्स कॉस्ट की, उसको नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड करेंगे तो आपको ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आएगी ABC के हिसाब से। तो ये इजी क्वेश्चन था, सिर्फ कैलकुलेशन तुमको थोड़ा फटाफट करना पड़ेगा, वरना पेपर तुम्हारा कहीं ना कहीं तो इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो एक्चुअल में एक अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। नॉर्मली किसी भी एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन ऐसा था बच्चों जहाँ पे आपके 2 टॉपिक्स को मिक्स करके लोग ने क्वेश्चन पूछा था। मतलब ध्यान से देखोगे तो ये सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, क्योंकि किसी होटल के रूम डेस्क के बारे में बात कर रहा है। पर नीचे आप ध्यान देखोगे क्वेश्चन में तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट ये सारी चीज़ें पूछी है। मतलब यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग भी पिक्चर में आ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये मर्जर है सर्विस कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का। क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं एक बार। मिसेस गार्लिक होटल्स हैज़ 3 कैटेगरीज ऑफ रूम्स इन द होटल। इनके पास 3 तरीके की रूम्स है। 5 सूट रूम्स है, एकदम अच्छी क्वालिटी वाली रूम्स है, 50 सुपीरियर रूम्स है और 40 स्टैंडर्ड रूम्स है। जैसे तुम हमेशा क्वेश्चन करते थे तो सिंगल रूम डबल रूम होता था, यहाँ पे सिंगल रूम डबल रूम की जगह पे नाम दिया है सूट रूम, सुपीरियर रूम और स्टैंडर्ड रूम। रूम टैरिफ्स ऑफ स्टैंडर्ड रूम इज़ 5,000 रुपीज़ पर डे, जिसमें से सिर्फ एक कैटेगरी के रूम के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। बोलते जो स्टैंडर्ड रूम है उसका दिन का 5,000 रुपया टैरिफ बोलेगा तो कस्टमर से हम चार्ज करते हैं। गार्लिक होटल्स प्रोवाइड यू द फॉलोइंग डेटा इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड रूम्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो आपके पास इसी स्टैंडर्ड रूम्स के बारे में डेटा दिया है और रुपीज़ इन लैक्स है, याद रखना। टोटल रूम टैरिफ कलेक्टेड, हमारे पास जो कस्टमर आता है उससे हमने 400 लैक्स वसूल किए। उसके सामने हमारा खर्चा क्या हुआ है, तो एक वेरिएबल कॉस्ट है, जैसे रूम सर्विसिंग का खर्चा हो, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो, ये सारी वेरिएबल कॉस्ट है। ये तुम्हारी जितनी रूम्स ऑक्यूपाइड होंगी उसके हिसाब से आएगा, तो दैट इज़ 160। फिक्स कॉस्ट कितना है स्टैंडर्ड रूम का, उस स्पेसिफिकली उस रूम के लिए फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो 60 लैक्स है। और अपोर्शन कॉस्ट ऑफ होटल एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस है। मतलब बोलते हैं होटल के अंदर इतनी सारी बाकी के रूम्स है, बाकी डिफरेंट तरीके की रूम्स है, तो कुछ ऐसा खर्चा है जो ओवरऑल होटल के एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, जो सब में बांटा जा रहा है। उसमें से हमारे पास कितनी शेयर आई है, हमारी तो 100 लैक्स की शेयर आई है।
और लास्ट बोल रहा है सैलरी ऑफ हाउस कीपिंग स्टाफ है, उनका पगार कितना है, तो वो बोलता है एज स्टेटेड बिलो, मतलब उसके बारे में आपको नीचे इन्फॉर्मेशन दी है. बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेंसी द होटल एम्प्लॉयड फॉलोइंग हाउस कीपिंग स्टाफ एट ₹60,000 पर मंथ पर स्टाफ. ऑक्यूपेंसी के हिसाब से हम तय करते हैं कि कितना हाउस कीपिंग पर लोगों को रखना है, पर उनको पे कितना करते हैं, ₹60,000 एक महीने का एक स्टाफ का पगार है. और क्या हमारा ये है, हमारी पॉलिसी क्या है कि हमारे अगर रूम डेज अगर 7,500 से कम रहेंगे तो बस हम 10 लोगों को काम पे रखते हैं. बिटवीन 7,500 to 9,500 रहेगा तो 15 लोगों को काम पे रखते हैं, और अगर 9,500 के ऊपर रहेंगे तो 20 लोगों को हम काम पे रखते हैं. तो ऐसा करते करते तुम्हारे सामने इस साल का डेटा देख के रखा है लोग ने 23-24 का. बोल रहा था प्रोजेक्शंस फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आर एज अंडर. आने वाले साल में क्या होने वाला है हमको लगता है, ऑल कॉस्ट एक्सेप्ट अ पोर्शन कॉस्ट ऑफ होटल एडमिनिस्ट्रेशन विल गो अप बाय 10%. इन्फ्लेशन की वजह से सारी कॉस्ट एक्सेप्ट होटल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 10% से बढ़ जाएगी. अपोर्शन कॉस्ट ऑफ होटल एडमिनिस्ट्रेशन विल इंक्रीज बाय 11 लाख, जबकि होटल एडमिनिस्ट्रेशन का ओवरऑल जो खर्चा बढ़ेगा उसमें से हमारा शेयर का खर्चा 11 लाख रुपए से बढ़ जाएगा. देयर विल बी सैलरी हाइक बाय हाउस कीपिंग स्टाफ बाय 5%. हमारी हाउस कीपिंग पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम 5% से पगार बढ़ा के देंगे. रूम टैरिफ विल इंक्रीज बाय 10%. हर बंदे से, हर कस्टमर से हम जो चार्ज कर रहे हैं वो पहला जितना चार्ज कर रहे थे उससे 10% ज़्यादा चार्ज करेंगे. हाउएवर रूम ऑक्यूपेंसी इज़ नॉट लाइकली टू इंक्रीज इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. पर रूम ऑक्यूपेंसी जो है, जितने हमारे रूम्स ऑक्यूपाइड है स्टैंडर्ड रूम के, वो चेंज होने वाले नहीं है. जितने पिछले साल ऑक्यूपाई हुए थे उतने ही इस साल भी ऑक्यूपाई होंगे. द मैनेजमेंट ऑफ गार्लिक होटल्स इज एक्टिवली कंसिडरिंग द प्रपोजल टू कन्वर्ट ऑल स्टैंडर्ड रूम्स इनटू सुपीरियर रूम्स. मैनेजमेंट को लगता है कि स्टैंडर्ड रूम से प्रॉफिट है नहीं, तो स्टैंडर्ड रूम को सुपीरियर रूम में हम कन्वर्ट करें, मतलब ये फैसिलिटी को ही बंद करने के बारे में बात हो रही है. इन दैट इवेंट द फिक्स कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड रूम कैन बी अवॉइडेड. ऐसे केस में जो स्टैंडर्ड रूम के ऊपर जो फिक्स कॉस्ट दिख रही थी ये वाली, ये हम बचा सकते हैं अगर हम इस फैसिलिटी को ही बंद कर दे तो ये सब बताने के बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द होटल इन रेस्पेक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड रूम सेगमेंट फॉर बोथ द ईयर्स. दोनों साल का स्टैंडर्ड रूम का प्रॉफिट निकाल के दो. कैलकुलेट द ब्रेक इवन रूम ऑक्यूपेंसी ड्यूरिंग द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. अगले साल कितने रूम्स ऑक्यूपाइड होने पे हम ब्रेक इवन करेंगे. सजेस्ट इंक्रीज इफ एनी इन द रूम टैरिफ इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द कंटिन्यूएंस ऑफ स्टैंडर्ड रूम सेगमेंट एट द एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेंसी. अगर आपको स्टैंडर्ड रूम को अगले साल भी कंटिन्यू करना है तो बताओ इसका कितने रुपए से इसका रूम टैरिफ इंक्रीज करोगे एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेंसी पे, मतलब एग्जिस्टिंग जितने लोग आ रहे उतने ही आएंगे. तो आपको क्या लगता है कि कितने रुपए से कस्टमर से जो पैसा वसूल किया जा रहा है वो बढ़ाना चाहिए अगर हमको इसको कंटिन्यू करना है. तो बेसिकली स्टैंडर्ड रूम के बारे में बात हो रही है. इस साल का डेटा दिया है, अगले साल के प्रोजेक्शन दिया और कुछ कैलकुलेशन करना है. ऑक्यूपेंसी सब स्ट्रेट फॉरवर्ड दी नहीं है तो हमको उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो दिखने के लिए बच्चों ट्रिकी क्वेश्चन दिख रहा है, पर एक्चुअल में उसका लॉजिक समझेगा तो जल्दी आएगा, ईजी है. बच्चों ऑक्यूपेंसी सीधी दी नहीं है, पर इतना बता रहा है कि एक बंदे से अपन 5,000 रुपये दिन का लेते हैं, जबकि हमने टोटल 400 लाख रुपए का टैरिफ वसूल किया है. तो टोटल रूम टैरिफ कलेक्टेड इज 400 लैक्स, जबकि एक बंदे से अगर एक रूम का 5,000 रुपये लेते हैं, एक रूम का एक दिन का 5,000 चार्ज करते हैं, तो इसका ही मतलब पूरे साल भर में हमने 8,000 रूम डेज हमने ऑक्यूपाइड किया. मतलब 8,000 रूम डेज हमारी ऑक्यूपेंसी रही है. एक रूम 8,000 रूम डेज का मतलब समझते हो ना, जितनी रूम्स हमने रेंट पे दी है. मतलब अगर एक दिन में अगर मैं 5 रूम रेंट पे देता हूँ तो मैं ऑक्यूपेंसी 5 रूम डेज, या 5 दिन में मैं एक ही रूम भाड़े पे देता हूँ तो अभी भी मेरी ऑक्यूपेंसी 5 रूम डेज है. इस हिसाब से टोटल कितने रूम डेज आ गए, तो 8,000 रूम डेज आ गए. और क्वेश्चन की डेटा के हिसाब से ये रूम डेज चेंज नहीं होने वाले. अगर रूम डेज चेंज, ऑक्यूपेंसी सेम रहने वाली है, मतलब ये जो 8,000 इधर आया वही 8,000 अगले साल भी आएगा. तो मेरा फिलहाल का फोकस करंट ईयर के ऊपर है और उसके बेसिस पे मैं नेक्स्ट ईयर का कैलकुलेशन करूँगा. तो मेरा रेवेन्यू कितना दिया है बच्चों, 400 लैक्स दिया है, तो मैंने रेवेन्यू लिखा 400 लैक्स का, और पर रूम कितना आया तो 5,000 आया. मैं फिलहाल करंट के ऊपर फोकस कर रहा हूँ. मैं वेरिएबल फिक्स अलग अलग करता हूँ. मेरी वेरिएबल कॉस्ट है 160 लैक्स की, तो 160 लैक्स डिवाइडेड बाई 8,000 करूँगा तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट इज 2,000 पर रूम डे. माइनस किया तो मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन आया रहेगा. उस कॉन्ट्रीब्यूशन में से अभी तीनों तरीके की फिक्स कॉस्ट माइनस करूँगा. एक है जो स्टैंडर्ड रूम की अपनी खुद की फिक्स कॉस्ट है 60 लैक्स, उसको माइनस किया. एक जो अपोर्शन फिक्स कॉस्ट है, जो होटल का खर्चा है जो हमारे ऊपर डाला गया है वो कितना है, तो 100 लैक्स है, उसको भी माइनस किया गया. और अभी जो स्टाफ सैलरी है वो निकालना पड़ेगा हमको. तो अभी ऊपर ही हमने निकाला कि हमारी ऑक्यूपाइड रूम डेज कितनी आ गई, तो 8,000 आ गई. तो हाउस कीपिंग के बारे में क्या डेटा दिया था कि हाउस कीपिंग का कितने लोग काम पे रखेंगे, ये कितने रूम डेज ऑक्यूपाइड है उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो 8,000 की फिगर जो है ये दोनों के बीच में, मतलब ये 15 मेंबर्स को, 15 हाउस कीपिंग स्टाफ को हमने काम पे रखा रहेगा. तो उनका पेमेंट कैसा आएगा, देखो इट इज़ 15
इंटू 60,000 पर मंथ, और ऐसे 12 महीने, तो इट इज़ 108 लैक्स। तो सब कुछ करने के बाद मेरे को फिलहाल का लॉस दिख रहा है 28 लाख रुपीज़ का लॉस दिख रहा है। वही अभी क्वेश्चन ने पूछा इस साल के साथ साथ अगले साल की भी कैलकुलेशन करके चाहिए। तो अगले साल कैसे होगा, रूम डेज तो 8,000 ही रहने वाले हैं, पर क्वेश्चन का एक एक डेटा देखते हैं। पहला तो एक उसने बोला था कि रूम टैरिफ जो है अगले साल का वो 10% से बढ़ा देंगे। 10% से बढ़ा देंगे मतलब अगले साल हम एक रूम का 5,000 की जगह पे 5,500 चार्ज करेंगे, तो 8,000 रूम्स के 440 लाख का कलेक्शन होगा। क्वेश्चन ने बोला था ऑल कॉस्ट एक्सेप्ट अपोर्शन कॉस्ट ऑफ होटल एडमिन विल गो अप बाय 10%। तो पहला उन चीज़ों को क्लोज करते हैं। होटल एडमिन का जो अपोर्शन कॉस्ट है वो 10% से बढ़ जाएगा। तो बच्चों जो, और ये फिक्स कॉस्ट है, इसका ऑक्यूपेंसी से कोई लेना देना है ही नहीं। तो जो इसके इधर पिछले साल 100 लाख का खर्चा हुआ था, इसके इधर क्या होने वाला है, अपोर्शन कॉस्ट जो रहेगा उस चीज़ का, उसका हमारा कॉस्ट अगले साल बढ़ जाएगा। तो कितने % से बढ़ने वाला है ये, तो इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज बाय 11 लाख रुपीज़। ये 11 लाख रुपए से बढ़ेगा, मतलब जो 100 लाख इस साल खर्चा हुआ था अगले साल वही खर्चा 111 लैक्स होगा। तो ये ले लिया हमने, तो हमारा ये 11 लैक्स का एडजस्टमेंट हो गया, ये एडजस्टमेंट हो गया। सैलरी के बारे में एक स्पेसिफिक एडजस्टमेंट है कि सैलरी हाइक रहेगी अगले साल, 5% से पगार बढ़ा के देंगे। पर याद रखना है ऑक्यूपेंसी तो वही रहने वाली है, तो स्लैब तो वही रहने वाला है, सिर्फ 5% से पगार बढ़ेगा। मतलब जो फिगर इस साल 108 लैक्स की थी उसमें 5% ऐड होके अगले साल की फिगर आएगी, तो इट इज़ 113.4 लाख। तो अभी ये दोनों फिक्स कॉस्ट के बारे में स्पेसिफिक डेटा दिया है, और क्वेश्चन ने क्या बोला था, ऑल कॉस्ट एक्सेप्ट अपोर्शन कॉस्ट ऑफ होटल एडमिन इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 10%। मतलब अभी जो बचा हुआ खर्चा है, स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट बोला है और वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों 10% से बढ़ेंगे। सिर्फ फ़र्क ये है कि फिक्स कॉस्ट जो बढ़ेगा ये ओवरऑल बेसिस पे बढ़ेगा 10% से, तो 60 का 66 होगा। पर वेरिएबल कॉस्ट जो बढ़ेगी वो पर रूम डे के बेसिस पे बढ़ेगी, तो जो 2,000 था वो 2,200 होगा। मल्टीप्लाइड बाय 8,000 रूम डेज यू विल गेट 176 लैक्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट, माइनस करेंगे तो 264 लैक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, जिसमें से आपने अगर आपकी तीनों फिक्स कॉस्ट माइनस की तो करंट ईयर में 26.40 लैक्स का आपका लॉस दिखेगा। तो इस तरीके से आपके पहले सवाल का जवाब खत्म हो जाता है कि आपको दोनों साल की प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए वो मिल जाएगी। हमने कॉस्ट का इंक्रीज 10% का एडजस्टमेंट देख लिया, अपोर्शन फिक्स कॉस्ट 11 लाख से बढ़ा दी, हाउसकीपिंग का कॉस्ट 5% से बढ़ा दिया, रूम टैरिफ 10% से बढ़ा दिया, और ऑक्यूपेंसी सेम के सेम रखी है। सेकंड पूछ रहा है कैलकुलेट द ब्रेक इवन ऑक्यूपेंसी फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो ब्रेक इवन पॉइंट का सबको पता है फॉर्मूला, इट इज़ फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर रूम डे। तो मुझे अगले साल की फिक्स कॉस्ट चाहिए, तो मेरे को सबको ऐड करना पड़ेगा। तो इट इज़ 66 प्लस 111 लैक्स प्लस 113.4 लैक्स, तीनों को ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर रूम डे विच इज़ 3,300। तो 3,300 से डिवाइड करूँगा तो 8,800 रुपये, 8,800 रूम डेज आएंगे। 8,800 रूम डेज अगले साल अगर ऑक्यूपाई हो जाएंगे तभी जाके हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट की तरफ पहुँचेंगे। तो इतना भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था बच्चों ये। तो दिस वाज द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। अभी थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सजेस्ट इंक्रीज इफ एनी इन द रूम टैरिफ इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द कंटिन्यूएंस। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने एक लाइन सामने से बोली थी कि हम सोच रहे हैं कि स्टैंडर्ड रूम को क्लोज करके उसके जगह पे हम लोग कोई और तरीके की रूम, कौन सा, होटल इज कंसिडर्ड टू कन्वर्ट ऑल स्टैंडर्ड रूम्स टू सुपीरियर रूम्स। तो बोल रहा है बंद करने के पहले हम सोच रहे हैं कि क्या अगर मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ तो स्टैंडर्ड रूम के रूम रेंट को मेरे को किस तरीके से बढ़ाना चाहिए, कितना बढ़ाना चाहिए। तो बच्चों ऑब्वियसली ऑन द फेस ऑफ इट हमको तो यही दिख रहा है कि सर स्टैंडर्ड रूम में तो इस साल लॉस है, तो हमको तो इसको बंद मतलब ये लॉस मेकिंग है, तो अगर इसको नो प्रॉफिट नो लॉस पे लाना है तो हमको इसकी और आपकी ऑक्यूपेंसी भी नहीं बढ़ने वाली है, तो आपको इसका रेंट बढ़ाना चाहिए। पर यहाँ पे कॉस्टिंग का बच्चों पिक्चर में एक कंसेप्ट आता है जो सबको पता है कि सारी फिक्स कॉस्ट के अंदर, हमने पढ़ा भी है ये, सारी फिक्स कॉस्ट सेम नहीं होती। फिक्स कॉस्ट दो तरीके की होती है, एक होती है अवॉइडेबल और एक होती है अनअवॉइडेबल। एक ऐसा खर्चा होता है जो हम बचा सकते हैं अगर हम कोई काम बंद कर देते हैं, और एक ऐसा खर्चा है जो अनअवॉइडेबल है, जो किसी भी हाल में इनकर होने वाला ही है, आप कंटिन्यू करो या आप बंद करो। तो बच्चों यहाँ पे आप देखोगे तो 3 तरीके की फिक्स कॉस्ट है, स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट, अपोर्शन कॉस्ट ऑफ होटल एडमिन एंड सैलरी ऑफ हाउस कीपिंग। जिसमें से स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट के बारे में स्पेशली क्वेश्चन ने बोला है, इन दैट इवेंट फिक्स कॉस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड रूम कैन बी अवॉइडेड। मतलब बच्चों ये तो अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है, तो ये जो 66 लाख है ये तो अवॉइडेबल ही है, अगले साल की बात कर रहे हैं। सैलरी ऑफ हाउस कीपिंग ऑब्वियसली अवॉइडेबल होगा, क्योंकि अगर काम ही नहीं करेंगे तो हाउस कीपिंग को तो पगार देने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको काम पे नहीं रखेंगे। पर तुमको समझ में आना चाहिए जो बच्चों, जो अपोर्शन कॉस्ट ऑफ होटल एडमिन है, इसका मतलब क्या है, होटल है हमारा, उसको हमने 3 हिस्सों में बांटा है, इसको कुछ बांटा है, इसको कुछ बांटा है, इसको कुछ बांटा है, करेक्ट। तो बच्चों तुम ही बताओ कि अगर मैंने इस तरीके से खर्चा किया, लेट्स अज्यूम कोई होटल है, दिस इज़ माई होटल, लेट्स से
लेट्स से दिस इज़ माई होटल, जिसमें मैं 3 तरीके की फैसिलिटीज़ चला रहा हूँ मैं, बराबर ना, 3 तरीके की फैसिलिटी चला रहा हूँ, इसको 1 रुपये, इसको 1 रुपये, इसको 1 रुपये बांट रहा हूँ मैं। पर खर्चा इस तरीके से नहीं हो रहा है क्योंकि ये बांटा हुआ खर्चा है, एक्चुअल खर्चा तो 3 रुपये है। कल अगर मैं कोई फैसिलिटी अगर बंद कर दूँ, कल अगर मैं बोलूँ कि मेरे को पहले वाला काम करना ही नहीं है, तो क्या मेरा ओवरऑल फिक्स कॉस्ट 3 रुपये की जगह पे 2 रुपये पे आएगा क्या? तो नहीं आने वाला है। फिक्स कॉस्ट अभी भी कितना रहेगा? फिक्स कॉस्ट तो अभी भी मेरा 3 ही रुपया रहेगा। सिर्फ अभी मैं क्या करूँगा, इसको 2 में जब भी बांटूंगा तभी ये 1.5 होगा और ये 1.5 होगा। मतलब ये ओवरऑल फिक्स कॉस्ट चेंज होने वाली नहीं है, कोई एक फैसिलिटी बंद करेंगे उसके बाद भी। मतलब ये अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है, और जो चीज़ किसी भी हाल में होने वाली है उसको हमको डिसीजन लेते वक्त सोचना ही नहीं चाहिए। तो इसका ही मतलब जो हमारा टोटल जो फिक्स कॉस्ट दिख रहा है इस साल के अंदर का, उसके अंदर का ये जो 111 लाख का फिक्स कॉस्ट है, ये बांटा हुआ ये अपोर्शन फिक्स कॉस्ट है जो अनअवॉइडेबल है। तो मेरे को उसको इग्नोर करके मेरे को इंश्योर करना चाहिए सिर्फ मेरी अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट वसूल हो रही है कि नहीं हो रही है, और वो कितनी है, 66 ये और 113.4। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों को ऐड करोगे तो 179.40 लाख की मेरी फिक्स कॉस्ट इनकर हो रही है। अगले साल जब भी काम करूँगा 8000 रूम्स ऑक्यूपाई होंगे, 8000 रूम्स का हर एक रूम का 2200 के हिसाब से 176 लाख रुपीज़ का तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट इनकर होगा। तो ऐसा करेंगे तो टोटल मेरा खर्चा अगले साल का होने वाला है, मेरा अगले साल का खर्चा होगा 355.40 लाख, जिसको मेरे को 8000 रूम से वसूल अगर करना है तो मेरे को मिनिमम कितना रूम रेंट चार्ज करना चाहिए, 442.5, जबकि फ़िलहाल तो मैं 5000 चार्ज ही कर रहा हूँ मैं। मतलब मेरे को कोई पूछेगा कि आपको टैरिफ कम करना चाहिए क्या, तो टैरिफ बढ़ाना चाहिए क्या, सिर्फ बढ़ा के अगर कस्टमर मिलता है तो कोई टेंशन नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि इस टैरिफ में मैं लॉस में जा रहा हूँ, मेरा बिज़नेस अभी भी प्रॉफिट में ही है। ये मेरे को जो लॉस दिख रहा है उसका प्राइमरी रीज़न क्या है कि उसके अंदर बाटी हुई फिक्स कॉस्ट है जो अनअवॉइडेबल नेचर की है, जो बिज़नेस में कंटिन्यू करूँ या बंद करूँ वो वैसे भी इनकर होने वाली है। तो मेरे को बिना सोचे जैसे चल रहा है वैसे चलाते रहना चाहिए। इसके लिए लिखा है हैंस इंक्रीज इन टैरिफ इज़ नॉट रिक्वायर्ड, स्टैंडर्ड रूम फैसिलिटी इज शोइंग लेस प्रॉफिट प्राइमरली बिकॉज ऑफ द अपोर्शन कॉस्ट ऑफ होटल फ्रॉम विच विल रिमेन इवन इफ द फैसिलिटी शट डाउन, हैंस इट इज़ इररिलेवेंट। इसके लिए देखोगे क्वेश्चन मेकर ने स्मार्टली इसमें डाला है वर्ड इफ़ एनी। करना चाहिए क्या, करने की ज़रूरत नहीं है, करोगे और उसके बाद भी अगर कस्टमर आते हैं तो अच्छी बात है, पर करने की ज़रूरत है क्या, तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ट्रिक क्वेश्चन था थोड़ा सा ये। आई होप द क्वेश्चन इज़ क्लियर टू एवरीवन। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बच्चों, वो भी एक मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें थोड़ा सा ये लोग ने टाइप करते हो शायद से ग्लिच किया है। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मिस्टर श्रीकर लिमिटेड प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर 31 मार्च 24। 31 मार्च 24 का डेटा दिया है, जिसमें सेलिंग प्राइस है, रॉ मटेरियल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है और वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड है। रिमेंबर ये जो खर्चा है इसमें वेरिएबल भी है और फिक्स्ड भी है। मिस्टर श्रीकर लिमिटेड सोल्ड 2000 यूनिट्स इन द ईयर 24-25। 24-25 में 2000 यूनिट्स बेचे। आइडियली ना बच्चों ये डेटा भी 24-25 का ही होना चाहिए, दिस शुड हैव बीन 25 नॉट 24। क्योंकि तभी जाके 24-25 को 25-26 के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इधर 31 मार्च 24 जो बोल रहे हैं लोग वो 31 मार्च 24 नहीं होना चाहिए, वो 31 मार्च 25 होना चाहिए था, तभी जाके मैं बोलता कि ये डेटा 24-25 का है और अगले साल का डेटा 25-26 का है। तो हम उसी को बेस लेके समझते हैं। बोलते हैं 24-25 में हमने 2000 यूनिट्स बेचे थे, जिसमें हमारी सेलिंग प्राइस 200 रुपये थी, वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल 100 का फिगर था, लेबर 30 का फिगर था, और जो ओवरहेड्स है वो 1 लाख है, जिसमें वेरिएबल भी इंक्लूड है और फिक्स भी इंक्लूड है। बोलते हैं 25-26 अगले साल जाके द सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल रिमेन द सेम, हम उसी प्राइस पे 200 रुपये में ही माल को बेचेंगे। डायरेक्ट वेजेस विल इंक्रीज बाय 20%, वेजेस की कॉस्ट जो रहेगी वो 20% से बढ़ जाएगी, एंड द फिक्स कॉस्ट विल डिक्रीज बाय 6000, और फिक्स कॉस्ट जो है वो 6000 रुपये से कम हो जाएगी। इफ़ 3000 यूनिट्स वेर सोल्ड इन द ईयर 25-26, अगर 25-26 में अगर हम 3000 यूनिट्स बेचते, टोटल वेरिएबल एंड फिक्स ओवरहेड विल बी 1,14,000। जैसे इधर दिया टोटल वैसे उधर भी दिया है। अगर 2025-26 में 3000 यूनिट्स बेचते तो 1,14,000 का खर्चा होता। तो पूछ रहा है बताओ कैलकुलेट द प्रॉफिट पर यूनिट इन द ईयर 24-25। तो 24-25 का प्रॉफिट जैसे मैंने बताया ये 24-25 का फिगर होना चाहिए। तो 24-25 का प्रॉफिट कितना आएगा बताओ, ये तो निकाला जा सकता है। एंड डिटरमाइन द यूनिट्स टू बी सोल्ड इन द ईयर 25-26 इन ऑर्डर टू अर्न द सेम प्रॉफिट पर यूनिट एज इन 24-25। इंपॉर्टेंट वर्ड इज पर यूनिट। जितना प्रॉफिट पर यूनिट आपने 24-25 में कमाया उतना ही अगर आपको 25-26 में कमाना है तो आपको कितने यूनिट्स बेचने चाहिए। मतलब 24-25 का डेटा दिया है, 25-26 का डेटा कैलकुलेट करना है।
कैलकुलेट तो कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पे ओवरहेड्स जो दी है वो ओवरऑल दी है, और हमको पता है वेरिएबल और फिक्स का नेचर ही अलग अलग है। वेरिएबल नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है, जबकि फिक्स का यूनिट से कोई लेना देना ही नहीं है। तो डेटा देखते हैं किस तरीके से लिखते हैं, आप लोग पहला फोकस उसके ऊपर ही करते हैं। तो 24-25 में आई एज्यूम एवरीवेयर एज 24, दिस इज 31 मार्च 25, ओके, ताकि मेरे को ये फिगर जो दिखे ये 24-25 की है, और नीचे की जो फिगर्स दिख रही है वो 25-26 की है। तो 24-25 में 2000 यूनिट्स बेचने पे 1 लाख रुपए के ओवरहेड्स का खर्चा है, करेक्ट। 2000 यूनिट्स बेचने पे 1 लाख का खर्चा है। 25-26 में बोलता है कि अगर मैं 3000 यूनिट्स बेचूँ तो 1,14,000 का खर्चा है। तो 25-26 में 3000 यूनिट्स बेचने पे 1,14,000 का खर्चा है। तो बच्चों मेरे को यूनिट्स दिख रहे हैं और मेरे को टोटल ओवरहेड्स दिख रहे हैं, जिसमें वेरिएबल और फिक्स इंक्लूड है। तो मुझे तो फॉर्मूला आता है लगाने के लिए, डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन यूनिट्स। पर बच्चों यहाँ पे वो फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लग सकता, क्यों? क्योंकि ये और ये 24-25, 25-26 का जो खर्चा है उसकी प्राइस लेवल अलग अलग है। मतलब वो फॉर्मूला तभी आता है जब भी फिक्स कॉस्ट ओवरऑल बेसिस पे कांस्टेंट होगी, तो मैं बोलूँगा कि मेरा जो खर्चा बढ़ा है वो वेरिएबल की वजह से बढ़ा है। पर क्वेश्चन ने एक लाइन बोली है 25-26 में फिक्स कॉस्ट विल डिक्रीज बाय 6000, फिक्स कॉस्ट 6000 रुपये से कम होगी। मतलब ये जो 1,14,000 का खर्चा है वो 6000 रुपये की सेविंग के बाद हुआ है, क्योंकि उस साल जाके फिक्स कॉस्ट हमारी 6000 रुपये से कम हुई है। तो वो बात तो सही है, पर अगर मेरे को वेरिएबल फिक्स को अलग अलग करना है तो जिनके दोनों के बेस अलग अलग है उनको सेम करना पड़ेगा, तभी जाके सॉल्व होगा। तो ऐसे टोटल ओवरहेड्स फॉर 25-26 एट 24-25 प्राइस लेवल, मतलब अगर ये प्राइस चेंज नहीं होता तो कितना खर्चा होता? 1,14,000 अगर 6000 की सेविंग के बाद हुआ है तो ये सेविंग नहीं होती तो 1,20,000 का खर्चा होता। और अभी जब भी मैं इधर 1,20,000 बोलूँ तभी मेरा अभी प्राइस लेवल सेम रहेगा, अभी मैं उस फॉर्मूला को लगा सकता हूँ मैं, करेक्ट। सो नाउ आई कैन से वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट इज, मेरा 1 लाख का खर्चा 1,20,000 पे गया, मतलब 20,000 से खर्चा बढ़ा। जब भी मेरे यूनिट्स 1,000 से बढ़ गए तो मेरी वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट आनी चाहिए 20 रुपीज़। और जैसे हमेशा करते हैं टोटल में से वेरिएबल को हटा दूँ तो मुझे मेरा फिक्स मिल जाएगा। तो किधर का भी बात करो, अगर इधर मैं बोलूँ 1 लाख रुपये टोटल है, जिसमें से 2000 यूनिट्स के ऊपर 20 रुपये के हिसाब से 40,000 वेरिएबल हो गए, तो 60,000 रुपये फिक्स हो गए। तो मेरे को पता चला है कि मेरा वेरिएबल ओवरहेड 20 रुपये पर यूनिट है और फिक्स्ड ओवरहेड 60,000 रुपये है। पर याद रखना 60,000 कैलकुलेट करते वक्त, आई होप कि तुमको वेरिएबल फिक्स का कैलकुलेशन समझा है। 60,000 कैलकुलेट करते वक्त हमने 1,20 को बेस लेके चला है, जिसमें मैंने 6,000 की सेविंग को कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि मेरे को बेस सेम करना ज़रूरी था। पर रियलिटी ये है, मतलब बच्चों सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो ये सारे जो आंसर्स आ गए ये 24-25 के प्राइस लेवल के आंसर्स आ गए। बट रियलिटी ये है कि 25-26 में हमारा खर्चा फिक्स्ड कॉस्ट का 6,000 रुपये से कम हुआ है। तो अगर मेरे को कोई पूछता है एक्सपेक्टेड फिक्स्ड इन 25-26 इट इज़ ओनली ₹54,000। मतलब पिछले साल 60,000 के जो ओवरहेड्स हुए थे वो इस साल 54,000 के इनकर हुए हैं। अभी देखो तुमको ये डेटा मैच करेगा बराबर से। 2000 यूनिट्स 20 रुपये पर यूनिट, मतलब 40,000 का वेरिएबल और 60,000 का फिक्स बोलेगा तो 1 लाख का खर्चा। और इधर 3,000 यूनिट्स 20 रुपये के हिसाब से 60,000 रुपये का वेरिएबल और 54,000 रुपीज़ का फिक्स बोलेगा तो 1,14,000 का खर्चा। तो अभी मेरे पास वेरिएबल फिक्स का सेग्रीगेशन हो चुका है। अभी उनके सवालों के जवाब देखते हैं। पहला तो सवाल पूछ रहा है कैलकुलेट प्रॉफिट पर यूनिट इन 24-25 का प्रॉफिट पर यूनिट बताओ कितना है। तो बस इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। 24-25 में हमने 2000 यूनिट्स बेचे थे, 200 रुपये की हमारी सेलिंग प्राइस थी, तो मेरा 4 लाख रुपये का सेल्स हो गया। उसमें से भी मैं मेरी कॉस्ट मैनेज करूँगा। मटेरियल है 100 रुपया, लेबर है 30 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट है, और वेरिएबल ओवरहेड्स अभी हमने निकाले थे 20 रुपये आए थे हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स का फिगर। तो ये तीनों को लिखा मैंने 100, 30, 20 मल्टीप्लाई बाय हर बार यूनिट्स किया, आई गेट द फिगर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूशन आई रिड्यूस फिक्स कॉस्ट। रिमेंबर वी आर कैलकुलेटिंग फॉर 24-25 जहाँ पे प्राइस कम नहीं हुई थी। तो यहाँ पे फिक्स ओवरहेड्स कितने थे 24-25 में, तो 60,000 रुपये के फिक्स ओवरहेड्स थे, तो उसमें से 60,000 माइनस किया तो 40,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया। तो 24-25 में हमने 40,000 का प्रॉफिट कमाया था। पर क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट प्रॉफिट पर यूनिट, तो इसके लिए ये जो आंसर आया है इसको नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड करेंगे जो 2000 है, तो मेरे को 20 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा जो मैंने पिछले साल कमाया था 24-25 में। अभी 25-26 के क्वेश्चन की बात करते हैं, जो पूछता है बताओ कितने यूनिट्स बेचे 25-26 में ताकि उतना ही प्रॉफिट पर यूनिट कमा सके जितना हमने 24-25 में कमाया था। तो अभी हमारा फोकस 25-26 में जाएगा। क्वेश्चन ने सामने से बोला था कि सेलिंग प्राइस कम नहीं होने वाली है, पर वेजेस का कॉस्ट 20% से बढ़ेगा। मटेरियल के बारे में कुछ बात नहीं हुई है, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा कोई भी कांस्टेंट रहती है पर यूनिट बेसिस पे। तो अगले साल का सेलिंग प्राइस 200 ही रहेगा, मटेरियल 100 ही रहेगा, लेबर जो 30 रुपये था 20% से बढ़ेगा, मतलब ये 36 होगा। वेरिएबल ओवरहेड वापस वही के वही रहेंगे, 20 रुपये रहेंगे।
तो सेलिंग प्राइस में से सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी तो मुझे पर यूनिट 44 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। वी ऑन अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 44 पर यूनिट। बट क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से हमको अगले साल भी उतना ही प्रॉफिट पर यूनिट चाहिए जितना हमारा 24-25 में था, और 24-25 का हमारा प्रॉफिट था 20 रुपये पर यूनिट। तो इस 44 में से सबको समझ में आता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट, मतलब कंट्रीब्यूशन का एक टुकड़ा फिक्स कॉस्ट में जाता है और दूसरा टुकड़ा प्रॉफिट में जाता है। तो कंट्रीब्यूशन में से 20 रुपये तो प्रॉफिट के निकालने हैं, तो मतलब मैं फिक्स कॉस्ट के लिए कितना वसूल कर सकता हूँ, तो 24 रुपये ही वसूल कर सकता हूँ पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। और याद रखना ये बात हम कर रहे हैं 25-26 की, और 25-26 की फिक्स कॉस्ट 60,000 नहीं थी, वो कितनी थी 54,000 थी। तो मैं अगर हर यूनिट से 24 रुपीज़ वसूल कर रहा हूँ, और अगर मेरे 54,000 यूनिट्स थे तो मतलब मेरे को कितने यूनिट्स 24 रुपीज़ में हर एक यूनिट से वसूल कर रहा हूँ, जबकि मेरी ओवरऑल फिक्स कॉस्ट अगर 54,000 है, मतलब ये मेरे को अगले साल 2,250 यूनिट्स तो बनाने पड़ेंगे ताकि उन यूनिट्स पे 24 के हिसाब से मैं 54,000 की फिक्स कॉस्ट वसूल कर सकूँ। तो थोड़ा सा बेस जिनके सेम नहीं थे, पहला बेस सेम करके आगे का कैलकुलेशन का क्वेश्चन था। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन ज़रूर था, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बच्चों, इजी क्वेश्चन था ये। बोलते हैं अरुणा लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग 2 टाइप्स ऑफ मोबाइल फोन्स XB एंड YB। ये कंपनी 2 तरीके के मोबाइल फ़ोन बनाती है, XB बनाती है और YB बनाती है। क्या डेटा दिया है उनका? ड्यू टू द सीवियर कॉम्पिटिशन इट हैज़ रिड्यूस द प्राइसेस फॉर द नेक्स्ट प्रोडक्शन पीरियड। अगले वाले साल में हमने हमारी सेलिंग प्राइस को कम कर दिया बिकॉज कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड। तो फिलहाल पहले करंट पीरियड का डेटा दिया है, तो मैं करंट पीरियड के डेटा को देखते जाता हूँ मैं, फिर हम नेक्स्ट ईयर की पीरियड के डेटा की तरफ देखेंगे। तो क्या दिया है करंट पीरियड में? सेलिंग प्राइस दिया है 10,000 12,000, वो हमने लिख दी पर यूनिट। हमारा PV रेशो दे के रखा है 25% 30% PV रेशो दिया है, तो आपको आपका कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा पर यूनिट कितना आएगा। सेलिंग प्राइस माइनस कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आप चाहिए तो आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल सकते हो। जैसे पहले के केस में 2,500 का कॉन्ट्रीब्यूशन था तो 7,500 की हमारी वेरिएबल कॉस्ट थी, और हमको इस साल का प्रोडक्ट स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट भी देके रखा है। जो इसका 10 लाख है उसका 15 लाख है, तो इसका 10 लाख का फिक्स कॉस्ट है और उसका 15 लाख रुपए का फिक्स कॉस्ट है। तो करंट ईयर का डेटा तो हमने लिख लिया। अभी नेक्स्ट पीरियड में क्या होने वाला है, क्वेश्चन बोलता है नेक्स्ट पीरियड में हमारी सेलिंग प्राइस कम हो जाएगी। जैसे ऊपर बोला था इसका 8,000 आएगा, उसका 9,000 आएगा। नेक्स्ट पीरियड का मैंने सेलिंग प्राइस लिख दिया 8,000 और 9,000। क्वेश्चन क्या बोलता है, फॉर द नेक्स्ट पीरियड द कंपनी वांट्स द करंट PV रेशो टू बी मेंटेन। हमको अगले साल भी वही PV रेशो रखना है जो इस साल था, एंड टू अचीव द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर बोथ द प्रोडक्ट्स एट 400 यूनिट्स। और हमको इस तरीके से सामान बेचना है कि बराबर 400 यूनिट्स में हर एक प्रोडक्ट हमारा ब्रेक इवन करे। मतलब अगले साल की PV रेशो भी सेम रहेगी और 400 यूनिट्स में हमको ब्रेक इवन करना है। तो मतलब मेरा पिछले साल का जो PV रेशो था कितना था, 25% और 30%, वही PV रेशो मेरा इस साल भी आएगा। करेक्ट। तो सेलिंग प्राइस दी है, PV रेशो पता है, तो मुझे अगले साल का कितना कंट्रीब्यूशन चाहिए वो निकाला जा सकता है, और सेलिंग प्राइस में से कंट्रीब्यूशन निकाला तो मुझे मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी मिलेगा। मतलब अगले साल की मेरी वेरिएबल कॉस्ट 6,000 और 6,300 रहेगी, और कंट्रीब्यूशन 2,000 और 2,700 रहेगा। स्पेसिफिकली क्वेश्चन ये बोला कि अगले साल मुझे ब्रेक इवन एग्जैक्टली दोनों प्रोडक्ट का कितने यूनिट्स पे करना है, 400 और 400 यूनिट्स पे ही करना है। तो क्वेश्चन ने लास्ट में पूछा है, it is assumed that the number of units to be sold for XB and YB to break even as well as the total number of units of XB and YB to be sold during the year are same। assume करो कि यूनिट सेम रहेंगे, बेचेंगे भी सेम, और ब्रेक इवन भी दोनों का कौन से यूनिट्स पे करेंगे, 400 यूनिट्स पे करेंगे। तो बोला यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज द कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम टू बी एनविसेज्ड, दैट इज द रिडक्शन इन द फिक्स एक्सपेंसेस प्रोडक्ट वाइज। तो बताओ अगर ये करना है तो अगले साल आपको आपकी फिक्स कॉस्ट को कितने से कम करना पड़ेगा। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है बच्चों। अभी आपके पास आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अपन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और आपको आपकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगले साल की कितनी है वो भी पता है। तो मतलब आपको पता है कि अगले साल 400 यूनिट्स पे आपको ब्रेक इवन करना है, और आपकी 2,000 रुपये की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। मतलब आपके अगले साल की फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, तो इट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगले साल आपको इसका 8 लाख का फिक्स कॉस्ट का खर्चा करना और इसका 10,80,000 का ही खर्चा करना है, तभी जाके आप बराबर 400 यूनिट्स पे ब्रेक इवन करोगे। तो कॉस्ट रिडक्शन कितना करना पड़ेगा, जो लोग ने पूछा आपका फिक्स कॉस्ट आपको कितने से रिडक्शन इन फिक्स कॉस्ट कितनी करनी पड़ेगी। तो जो फिक्स कॉस्ट पिछले साल 10 लाख इनकर की थी, आपको इस साल 8 लाख में ही काम करना पड़ेगा। मतलब आपको 2 लाख रुपए से अगले साल जाके फिक्स कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, तभी जाके सेलिंग प्राइस कम होने के बावजूद आप बराबर 400 यूनिट्स पे ब्रेक इवन कर पाओगे। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज हाउ मच फिक्स कॉस्ट शुड बी रिड्यूस्ड। पहले का 2 लाख से कम करना है और दूसरे का 4,20,000 से कम करना है।
दिस वॉज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. इट वॉज फेयरली इजी क्वेश्चन. सिर्फ आप डेटा लिखते जाते तो आपको उसका आंसर मिलते जाता. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं फिर. अगला क्वेश्चन बच्चों, अभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बच्चों के जो क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चन थे और दोनों क्वेश्चन इजी थे. पहला क्वेश्चन नंबर 5 पूरा का पूरा 14 मार्क्स का क्वेश्चन था. क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखते हैं. बॉस्टन लिमिटेड यूजेज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इन इट्स फैक्ट्री. इट स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑन 1 अप्रैल 2023. 1 अप्रैल 2023 को हमने काम करना शुरू कर दिया. फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग 1 प्रोडक्ट. हमारी एक ही प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है. द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट वाज एज अंडर. एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या लगता है, डायरेक्ट मटेरियल लगता है. स्टैंडर्ड प्राइस इज 10 पर kg. स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने एक मटेरियल का 1 यूनिट 10 रुपये किलो के हिसाब से खरीदने का सोचा था. स्टैंडर्ड क्वांटिटी वॉज 20 kg पर यूनिट. और एक प्रोडक्ट के लिए 20 किलो मटेरियल लगाएंगे, ये हमने सोचा था. रिमेंबर दीज आर द फिगर ऑफ स्टैंडर्ड. वैसे डायरेक्ट लेबर स्टैंडर्ड रेट ऑफ पे पर आवर हमने सोचा था कि 1 घंटे का 5.5 रुपये पे करेंगे. एंड स्टैंडर्ड टाइम अलाउंस वॉज 12 आवर्स पर यूनिट. एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 12 घंटे का समय लगा सकते हो आप. प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट ऑल क्लासिफाइड एज फिक्स. मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड में कोई वेरिएबल नहीं है, पूरा का पूरा फिक्स है. वेयर बजटेड एट ₹9 लाख पर एनम. साल का 9 लाख रुपये का हमारा फिक्स ओवरहेड बजटेड था. द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट इज 12 मशीन आवर्स. लेबर भी 12 घंटा काम करता है, मशीन भी 12 घंटा ही काम करती है. एंड नॉर्मल कैपेसिटी 60,000 मशीन आवर्स पर एनम. और नॉर्मली हम महीने के साल के हम लोग 60,000 घंटे काम कर सकते हैं. दिस इज माई बजटेड कैपेसिटी ऑफ 60,000 आवर्स. वेर एज वॉट इज माई स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, इट इज़ 12 मशीन आवर्स. एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 12 घंटे का समय अलाउड है. प्रोडक्शन ओवरहेड इज एब्जॉर्ब्ड ऑन मशीन आवर्स. प्रोडक्शन ओवरहेड को बांटते वक्त इन्हीं मशीन आवर्स को बेस लेके आप डिस्ट्रीब्यूट करना. बोलते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 द कॉस्ट इनकर्ड एंड अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज एज अंडर. एक्चुअल में क्या खर्चा हुआ, डायरेक्ट मटेरियल हमने कितना यूज़ किया, 1 लाख किलो, जिसके लिए हमने 10,50,000 रुपये खर्च किया. वेजेस का हमारा 3,10,000 का खर्चा हुआ 62,000 आवर्स के लिए. प्रोडक्शन ओवरहेड्स के हमारे 9,26,000 रुपीज़ के खर्चा हुआ है. मशीन कैपेसिटी यूज हमने 60,000 घंटे काम किया है. और ये करने के बाद एक्चुअल में आउटपुट कितना आया हमारा, तो 4,800 यूनिट्स आया. एज्यूम नो स्टॉक ऑफ WIP और फिनिश गुड्स एट द ईयर एंड. कोई स्टॉक लेवल नहीं है. तो पहला तो पूछता है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कॉस्ट फॉर 1 यूनिट. एक प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना खर्चा होना चाहिए था फिनिश प्रोडक्ट के लिए. और लास्ट में बोल रहा है एनालाइज द वेरिएंसेस फॉर मटेरियल, लेबर, फिक्स्ड ओवरहेड, तीनों कैटेगरी के वेरिएंस ढूंढने. तो पहला तो आपको एक प्रोडक्ट की कॉस्ट ढूंढनी है जिसका डेटा ऊपर दिया है. तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट निकालना तो ईजी है. एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 10 रुपये किलो के हिसाब से मटेरियल खरीदना था और एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 20 किलो मटेरियल लगता है. मतलब मेरी स्टैंडर्ड मटेरियल की कॉस्ट कितनी हो गई, 20 × 10 200 रुपीज़ का मेरा मटेरियल लगता है मुझे. वैसे ही एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 12 घंटा लेबर काम करता है और 1 घंटे का 5.5 रुपये पे होता है. तो 12 × 5.5 66 रुपीज़ का मेरा लेबर हो गया. और ओवरहेड्स का कैसे आएगा देखो, तो बजट के हिसाब से मैं 9 लाख रुपए का मेरा फिक्स ओवरहेड्स का खर्चा है. करेक्ट. बजट के हिसाब से मैं कितना घंटा काम करता हूँ मैं, तो 60,000 घंटा काम करता हूँ मैं. करेक्ट. तो मतलब ही 90,000 डिवाइड बाई 60,000, 9 लाख डिवाइड बाई 60,000, 1 घंटे का 15 रुपये मेरा एब्जॉर्प्शन रेट है. मैं एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर इज़ 15 रुपीज़. और क्वेश्चन ने बोला है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 12 घंटे मशीन पे काम करना अलाउड है. तो 15 रुपीज़ पर आवर इंटू 12 आवर्स 180 रुपीज़ इज माई एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स. तो तीनों को ऐड करूँगा तो मेरा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट बिकम्स 446. यही हमारे पहले सवाल का जवाब था कि बताओ हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट कितना है. दूसरा सवाल में बोल रहा है सारे के सारे वेरिएंस ढूंढने हैं. तो अभी एक एक करके करेंगे. पहले मटेरियल के वेरिएंस ढूंढेंगे. सबको पता होना चाहिए कि सारे के सारे कॉस्ट वेरिएंस एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करता है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. और एक्चुअल हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ है, तो 4,800 यूनिट्स हुआ है. तो हमारा सारा कैलकुलेशन 4,800 को बेस लेके ही कैलकुलेट करना है हमको. तो पहला मटेरियल की बात करेंगे. तो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 20 किलो मटेरियल लगता है. तो 48,000 यूनिट्स को बनाने के लिए 48,000 यूनिट्स को बनाने के लिए 48,000 इंटू 20 96,000 किलो खरीदने चाहिए थे हमको. कौन से रेट पे खरीदने चाहिए थे, तो उसको खरीदना चाहिए था अपने को 10 रुपये किलो के हिसाब से. तो मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट आना चाहिए 9,60,000. एक्चुअल में कितना खरीदा, तो 1 लाख किलो खरीदा हमने, जिसके लिए हमने पे किया 10,50,000. तो बेसिकली 1 लाख किलो के लिए 10,50,000 पे किया. तो मतलब 1 किलो के पीछे हमने 10 रुपये 50 पैसे पे किया. एक बार ये तीनों फिगर आ गए तो आई बिलीव आपको आगे के फॉर्मूले आते ही है. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकाला जाता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस. तो 960 के जगह पे 1050 हमने इनकर किया, तो इट इज़ 90,000 एडवर्स.
प्राइस वेरिएंस कैसे निकालते हैं, उसके दो टुकड़े, प्राइस और यूसेज प्राइस वेरिएंस कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, तो इट इज़ 10 माइनस 10.5, 50 पैसे ज़्यादा दिया और 1 लाख किलो थे तो इट इज़ 50,000 एडवर्स। और यूसेज वेरिएंस कैसे निकालते हैं, 96,000 जहाँ पे यूज़ करना था वहाँ पे 1 लाख किलो यूज़ किया, 4,000 किलो ज़्यादा गए, 10 रुपये किलो के हिसाब से, 10 रुपये किलो के हिसाब से इट इज़ 40,000 एडवर्स। तो 50,000 एडवर्स एंड 40,000 एडवर्स इज़ 90,000 एडवर्स। दैट वाज अबाउट मटेरियल वेरिएंसेस। लेबर वेरिएंस भी उसी लॉजिक पे काम करेंगे। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 12 घंटे का समय अलाउड है, तो आपने तो बनाए 4,800 यूनिट्स, तो 4,800 इंटू 12, 57,600 आवर्स आपको काम करना चाहिए था। कितना रेट पर आवर तय हुआ था, तो 5.5 पर आवर तय हुआ था, तो माई स्टैंडर्ड रेट वॉज 5.5, तो मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट वॉज 3,16,800। एक्चुअल में मैंने कितना घंटा काम किया, 62,000 आवर्स काम किया और 3,10,000 का मैंने खर्चा किया। तो 62,000 आवर्स के लिए 3,10,000 का खर्चा है, तो आप डिवाइड करोगे तो आपको उसका रेट मिल जाएगा। जैसे मटेरियल के तीनों वेरिएंस निकाले वैसे लेबर के तीनों वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस 316,800 के जगह पे 310 में ही काम हुआ, मतलब इट इज़ 6,800 फेवरेबल। रेट वेरिएंस इज 5.5 के जगह पे 5 में ही काम किया, पैसा बचाया 50 पैसा इंटू द एक्चुअल 62,000 आवर्स, तो मेरे 31,000 फेवरेबल मेरा रेट वेरिएंस आएगा। और एफिशिएंसी वेरिएंस बोलता है 57,600 आवर्स का काम आपने 62,000 आवर्स में लगाया किया, मतलब आपने समय ज़्यादा लगाया, तो ये एडवर्स आएगा मल्टीप्लाइड बाय द स्टैंडर्ड रेट विच इज़ 5.5। आई स्टैंड विद द एजम्पशन कि आपको बेसिक फार्मूलाज पता है। तो दिस इज 24,200 एडवर्स, तो 31,000 फेवरेबल एंड 24,200 एडवर्स इज 6,800 फेवरेबल। तो आई बिलीव ये दोनों ईजी थे। फिक्स रेट में बस थोड़ा सा सोचना था, ज़्यादा भी नहीं, मुश्किल नहीं था। व्हाट वेर योर बजटेड फिक्स रेट्स, तो इट इज़ 9 lakhs एंड व्हाट इज़ योर एक्चुअल फिक्स रेट, तो इट इज़ 9,26,000। तो ये दोनों फिगर लिख दी हमने। व्हाट वेर योर बजटेड आवर्स, बजट के हिसाब से आप कितना घंटा काम करने वाले थे, 60,000। एक्चुअल में मशीन ने कितना घंटा काम किया, तो 60,000 घंटे ही काम किया है। ये रही आपकी बजटेड फिगर 60,000 की, ये रही आपकी एक्चुअल फिगर 60,000 की। तो आपके दोनों आवर्स तो सेम है, तो ऑन द फेस ऑफ इट दिख रहा है, चलो अच्छी बात है, एग्जैक्टली उतने में ही काम किया। पर हमको ये भी देखना चाहिए कि प्रोडक्शन कितना हुआ है और कितना होना चाहिए था। तो बच्चों बजट के हिसाब से आपको कितने यूनिट्स बनाना चाहिए था, तो क्वेश्चन ने उसके बारे में डेटा आपको पहले भी बताया था, हम वापस एक बार देख लेते हैं। बजट के हिसाब से आप बच्चों 60,000 घंटे काम करने वाले थे, जबकि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 12 घंटे का समय अलाउड था। तो 60,000 आवर्स एट 12 यूनिट्स पर आवर, मतलब बजट के हिसाब से बच्चों आपको 5,000 यूनिट्स बना देने चाहिए थे, जबकि आपने एक्चुअल में कितने बनाए, आपने एक्चुअल में सिर्फ 4,800 बनाए। तो दीज आर योर बजटेड यूनिट्स एंड एक्चुअल यूनिट्स। तो पहला तो हम एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे, जो हमेशा कैसे निकाला जाता है, बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड बेस। तो पर आवर निकालने के लिए 9 लाख डिवाइड बाई 60 करेंगे, 60,000 तो इट इज़ 15 पर आवर, और पर यूनिट निकालते वक्त 9 लाख डिवाइडेड बाई 5,000 करेंगे, तो इट इज़ 180 पर यूनिट। ये निकालने के बाद बस वेरिएंस ही ढूंढना है। पहले फिक्स रेट कॉस्ट वेरिएंस, कितना वसूल किया और कितना खर्चा हुआ। तो आपने वसूल कितना किया रहेगा, 180 पर यूनिट आपने वसूल किया 4,800 यूनिट्स पे, पर आपका एक्चुअल खर्चा हुआ है 9,26,000। तो आपने 4,800 इंटू 180 आपने वसूल किया 8,64,000, बट आपने इनकर किया 926, तो 62,000 आपने वसूल ही नहीं किया, अनएब्जॉर्ब्ड है, तो ये आपका एडवर्स वेरिएंस आ गया। उसके पीछे की दो वजह, एक तो आपका खर्चा ज़्यादा हुआ रहेगा या आपने वॉल्यूम कम बनाया रहेगा। तो खर्चा आपने सोचा था 9 लाख पर हुआ 926, तो 26,000 रुपये एडवर्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस है। और वॉल्यूम वेरिएंस बोलता है जिधर 5,000 यूनिट्स बना के वसूल करने वाले थे आपने 4,800 यूनिट्स ही बनाए, 200 यूनिट्स कम बनाए, हर यूनिट पे 180 के हिसाब से 36,000 आप वसूल करने वाले थे, पर आपने यूनिट से नहीं बनाए, तो आपने वसूल ही नहीं किया रहेगा। 26 + 36 एडवर्स इज 62 एडवर्स। वॉल्यूम वेरिएंस को दो टुकड़ों में बांटेंगे। कैलेंडर के बारे में डेटा नहीं दिया है बिकॉज डेज का डेटा नहीं है, आइडल टाइम दिया नहीं है। तो कैपेसिटी वेरिएंस पहला और एक एफिशिएंसी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस बोलता है तुम कितना घंटा काम कर सकते थे और तुमने कितना घंटा काम किया। तो बच्चों मेरी बजटेड कैपेसिटी भी 60,000 घंटे थी और मैंने एक्चुअल में भी 60,000 ही किया, मतलब मेरा कैपेसिटी वेरिएंस 0 आएगा। पर मेरा एफिशिएंसी वेरिएंस बोलता है जो काम तुमने किया वो फास्ट किया क्या स्लो किया। तो आपको 60,000 घंटे में 5,000 यूनिट्स बनाने को बोले थे, तो 4,800 यूनिट्स बनाने के लिए आपको कितने घंटे लगाने चाहिए थे। तो द आंसर इज यू शुड हैव वर्कड फॉर 57,600 बट यू एक्चुअली वर्कड फॉर 60,000। मतलब जो काम किया आपने वो स्लो काम किया, आपने 2,400 घंटे वेस्ट किए और हर घंटे का 15 रुपये के हिसाब से 36,000 एडवर्स। तो वॉल्यूम के अंदर दो टुकड़े आते हैं, एक कैपेसिटी और एक एफिशिएंसी। कैपेसिटी 0 था, पूरा का पूरा जो है वो एफिशिएंसी वेरिएंस है। तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। इट वाज नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर 14 मार्क्स, इजी क्वेश्चन ही था।
अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। वापस 6 से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की था और वो इजी था, वापस मटेरियल का ही वेरिएंस का क्वेश्चन था। कॉन लिमिटेड यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ केमिकल प्रोडक्ट बाय ब्लेंडिंग टू बेसिक रॉ मटेरियल। दो तरीके का मटेरियल इस्तेमाल होता है। द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ए केमिकल मिक्सचर इज एज फॉलो। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या थी, तय किया था 60% ए का और 40% बी का डालेंगे, 50 और 60 रुपये किलो के हिसाब से खरीदेंगे। और स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 20% ऑन इनपुट, जितना 100 डालेंगे तो उसमें से 20 लॉस होके 80 मिलना चाहिए, इस हिसाब से हम काम करते हैं। तो दिस इज एक्सपेक्टेड इन प्रोडक्शन। तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द पीरियड शोज द फॉलोइंग। कॉस्ट रिकॉर्ड्स क्या दिखाता है, हमने 540 किलो ए के और 260 किलो बी के डाले, 60 और 50 के हिसाब से खरीदा, और ये करने के बाद क्वांटिटी कितना प्रोसेस किया, वह 680 kgs ऑफ गुड प्रोडक्ट, 680 किलो का हमारा आउटपुट आया बच्चों। और फिर पूछ रहा है उसके बेसिस पे मटेरियल वेरिएंस बताओ। रिपीट कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कॉस्ट वेरिएंस निकालते वक्त हमेशा जो फिनिश प्रोडक्ट बना है उसकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो हमारा फिनिश प्रोडक्ट कितना है, तो 680 kgs है, तो मेरा स्टैंडर्ड भी जो रहेगा बच्चों वो 680 kgs के लिए रहेगा और एक्चुअल भी जो रहेगा वो 680 kgs के लिए रहेगा। तो कैसे लिखा है मैंने, दोनों मटेरियल, टोटल कितना इनपुट माइनस कितना लॉस, ऐसा करके आउटपुट। तो मेरे को आउटपुट चाहिए था बच्चों 680 किलो का, पर जो स्टैंडर्ड है वो बोलता है 100 डालेंगे तो उसमें से 20 का तो लॉस होता है, मतलब अपने को मिलता ही 80 है। तो 680 जो मिला है वो 80 है, 680 जो मिला है वो 80 यूनिट्स है। तो 680 मिलाने के लिए 100 डालना पड़ता है। तो 680 के आउटपुट के लिए आपका इनपुट कितना होना चाहिए था, तो 680 डिवाइडेड बाय 0.8, 850 का इनपुट होना चाहिए था, उसका 20% 170 का लॉस हो गया, आपको 680 का आउटपुट मिलना चाहिए था। तो योर स्टैंडर्ड इनपुट इज़ 850, और वो डालना कौन से रेशो में चाहिए था, तो इट हैज़ टू बी इन द रेशो ऑफ 60-40। 60-40 के रेशो में डालना चाहिए था। तो 850 को अपन 6:4 के रेशो में बांटेंगे, तो इट इज़ 510 एंड 340। खरीदना कौन से प्राइस पे खरीदना चाहिए था, 50 और 60, तो इसको 50 और इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगी। एक्चुअल में क्या हुआ है, तो आउटपुट तो 680 आया है, पर हमने इनपुट कैसे डाला है, इसका 540 और उसका 260, तो ये 540 260 800 ही डाला है हमने, और 680 का आउटपुट हुआ है, मतलब ये एक्चुअल लॉस कितना हुआ है, तो 120 का हुआ है। अच्छा, जो एक्चुअल डाला है वो कौन से प्राइस पे खरीदा था, तो 60 और 50 में खरीदा था, तो मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे, तो यार एक्चुअल कॉस्ट बिकम्स 45,400। तो अभी ये दोनों एक बार टेबल बन गए, तो अभी तो आगे के वेरिएंस निकालना इजी है। जो 45,900 खर्चा होना चाहिए था 45,400 ही हुआ है, मतलब कॉस्ट वेरिएंस इज 500 फेवरेबल। प्राइस वेरिएंस कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू द एक्चुअल क्वांटिटी। तो पहले की स्टैंडर्ड प्राइस 50 थी, पर हमने खरीदा उसको 60 में, 10 रुपये ज़्यादा दिया, और 540 यूनिट्स है, तो इट इज़ 5,400 फेवरेबल एडवर्स। जबकि दूसरा 60 में जो खरीदना था वो 50 में खरीदा, 10 रुपये बचाया, ऐसे 260 यूनिट्स खरीदे, तो इट इज़ 2,600 फेवरेबल। दोनों को ऐड किया तो आया 2,800 एडवर्स। फिर यूसेज वेरिएंस क्वांटिटी के बारे में बात करेगा, जिसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो जिधर 510 यूनिट्स इस्तेमाल करने थे आपने 540 इस्तेमाल किए, 30 ज़्यादा गए, 50 रुपये की स्टैंडर्ड प्राइस है, तो द आंसर इज़ 1,500 एडवर्स। और वैसे ही बी का आप कैलकुलेट करोगे, तो जिधर 340 डालना था आपने 260 डाला, आपने कम डाला, तो ये फेवरेबल आएगा, मल्टीप्लाइड बाय द स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ 60। दोनों का ऐड किया, यू गेट द फिगर ऑफ यूसेज वेरिएंस। यू कैन वेरीफाई 2,800 एडवर्स और 3,300 फेवरेबल इज नथिंग बट 500 फेवरेबल। प्राइस वेरिएंस प्लस यूसेज वेरिएंस हैज़ टू बी योर कॉस्ट वेरिएंस। अब इस यूसेज वेरिएंस को दो स्प्लिट करेंगे, एक यील्ड वेरिएंस और एक मिक्स वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस क्या बोलता है, टोटल तुमको कितना क्वांटिटी डालना था, और टोटल आपने कितना क्वांटिटी डाला, वेटेड मल्टीप्लाइड बाय वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस। तो पहला तो वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस निकाल देते हैं। रिमेंबर मटेरियल के वेरिएंस है, तो तुम्हारा फोकस सिर्फ मटेरियल की तरफ होना चाहिए। तो दोनों मटेरियल मिला के आपका 45,900 का खर्चा होना चाहिए था 850 kgs के लिए, मतलब आपकी वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस वॉज 54 रुपीज़ पर kg। ऑन एन एवरेज आपने 54 पर kg के हिसाब से खरीदना था। जिधर आपको 850 डालना था आपने सिर्फ 800 ही डाला। आई रिपीट, ये लॉस की फिगर है, हमको मटेरियल के वेरिएंस ढूंढने, ये फिनिश प्रोडक्ट की फिगर है। तो मटेरियल की फिगर कौन सी है, तो इनपुट की फिगर है। 850 जहाँ पे डालना था आपने 800 डाला, 50 किलो कम डाले, तो ये फेवरेबल आएगा। वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस वॉज 54, तो इट इज़ 2,700 फेवरेबल। और मिक्स वेरिएंस बोलता है जो मटेरियल डाला उसको स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में डालने की जगह पे आपने आपके प्रोपोर्शन में डाला, उसकी वजह से कितना डिफरेंस है। तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 540 एंड 260 विच इज़ 800, जो आइडियली डालना चाहिए था 60-40 के रेशो में। तो 540 260 800 को 60-40 में डालते तो 480 320 डालते, मल्टीप्लाइड बाय द स्टैंडर्ड प्राइस विच इज़ 50 एंड 60। तो जो 480 डालना था 540 गया, ज़्यादा गया, मतलब ये एडवर्स है। जिधर 320 डालना था उधर 260 गया, कम गया, मतलब ये फेवरेबल है। दोनों को ऐड करोगे यू गेट द फिगर ऑफ 600 फेवरेबल, एंड 2,700 फेवरेबल एंड 600 फेवरेबल इज 3,300 फेवरेबल। तो आई होप द क्वेश्चन वॉज वेरी इजी, आपको इसका आंसर समझ में आ गया रहेगा।
तो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बच्चों। बोलते हैं जी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट्स MNN, बजटरी के ऊपर का क्वेश्चन था। बोथ प्रोडक्ट्स यूजेस अ कॉमन रॉ मटेरियल Z, दोनों के लिए एक मटेरियल लगता है Z, इधर भी लगता है उधर भी लगता है। तो रॉ मटेरियल Z इज परचेज एट ₹72 पर kg, उसका परचेज प्राइस 72 पर kg है। द कंपनी हैज डिसाइडेड टू रिव्यू द इन्वेंट्री मैनेजमेंट पॉलिसीज फॉर द फोर्थकमिंग ईयर। कुछ चेंज कर सकते हैं क्या इस पॉलिसी में, समझ रहे अपन। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डिपार्टमेंटल एस्टिमेट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 विच इज़ द बजटेड पीरियड। तो अगले साल का बजट क्या बताता है, 2 प्रोडक्ट है अपने M और N, दोनों के सेल्स यूनिट्स देके रखे हैं। ये तो लगता है अपने को बजट बनाते वक्त सबको बजट का फ्लो समझ में आता है ना, पहले सेल्स, फिर प्रोडक्शन, फिर रॉ मटेरियल कंजम्पशन और फिर रॉ मटेरियल परचेज। पहले सोचेंगे कितना बेचना है, उसके लिए कितना फिनिश गुड्स बनाना है, उसके लिए कितना मटेरियल कंज्यूम करना है और उसके लिए कितना मटेरियल आपको खरीदना है। तो योर सेल्स की फिगर देखे रखिए। फिनिश गुड्स स्टॉक इंक्रीज बाय ईयर एंड, इंक्रीज बाय ईयर एंड मतलब कितने से आपका फिनिश गुड्स का स्टॉक बढ़ गया। मतलब बच्चों अगर मैं बोलूँ मेरा ओपनिंग स्टॉक 100 था, जबकि साल के आखिर में क्लोजिंग में साल के आखिर में मेरे पास 120 यूनिट्स रह गए, तो कहने से मैं स्टॉक लेवल एज इंक्रीज बाय 20 यूनिट्स। तो यही दिया आपको, इंक्रीज फिनिश गुड स्टॉक इंक्रीज बाय ईयर एंड, कितने से बढ़ा है। तो बच्चों ये 20 क्या है, तो इट इज़ नथिंग बट क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग फिनिश गुड्स करने के बाद जो फिगर आ रही है वो फिगर आपके सामने रखी है। और आपको याद रहेगा तो हम करते ही वही है, हम लोग सेल्स से प्रोडक्शन बजट की तरफ कैसे जाते हैं, हम लोग सेल्स लिखते हैं, उसमें ऐड क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं माइनस ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, तभी जाके आपको प्रोडक्शन की फिगर मिलती है। और ये लोग ने आपको सीधा सीधा प्लस क्लोजिंग और ओपनिंग का डिफरेंस दे के रखा है, मतलब सीधा सीधा सेल्स के अंदर ये फिगर को ऐड करोगे तभी भी आपको आपकी प्रोडक्शन की फिगर मिलेगी। समझ में आ रहा है सबको। ये सीधा सीधा जो डिफरेंस है वो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग की जो फिगर है वो उसका फिगर दिया है। उसके आगे बोला है पोस्ट प्रोडक्शन रिजेक्शन रेट, बनाने के बाद क्या पता चलता है कितना, अगर मैंने 100 बनाए तो 100 के 100 अच्छे नहीं बनते। पोस्ट प्रोडक्शन रिजेक्शन रेट, बनाने के बाद पता चलता है कि 100 बनाए तो उसमें से 4 तो ख़राब ही निकलते हैं और इन दिस केस 6 ख़राब निकलते हैं। तो अच्छे तो सिर्फ पहले केस में अगर 100 में से 4 ख़राब निकले तो 96 ही अच्छे निकलेंगे, और इसमें 100 में से 6 ख़राब निकले तो 94 ही अच्छे निकलने वाले। फिर उसके बाद बोल रहा है मटेरियल Z यूसेज पर कंप्लीटेड यूनिट नेट ऑफ वेस्टेज। मटेरियल Z को हम कितना इस्तेमाल करते हैं फॉर 1 यूनिट नेट ऑफ वेस्टेज, और इसमें वेस्टेज कहीं पे भी नहीं है, मतलब ये वो मटेरियल है जो एक्चुअल में इस्तेमाल करना है। दिस इज़ नेट ऑफ वेस्टेज। वेस्टेज को इग्नोर करने के बाद, वेस्टेज को निकालने के बाद एक्चुअल में कितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, तो इधर 5 किलो इस्तेमाल हुआ है, उधर 6 किलो इस्तेमाल हुआ है। और मटेरियल Z का वेस्टेज परसेंटेज दिया है, इधर काम करते हो इधर 10% वेस्ट होता है, इधर 5% वेस्ट होता है, मतलब 100 डालेंगे तो 10 वेस्ट होता है। और इस्तेमाल नेट फिगर कितनी इस्तेमाल होती है, तो 90 इस्तेमाल होती है, और ये जो फिगर है वो नेट ऑफ वेस्टेज की फिगर है। तो सवाल पूछते थे मैनेजमेंट ऑफ जी लिमिटेड है डिसाइडेड देयर शुड नॉट बी मोर देन 40 ऑर्डर्स इन अ ईयर फॉर रॉ मटेरियल Z। मैक्सिमम हमको 40 ऑर्डर डालनी है साल भर में। प्रिपेयर फंक्शनल बजट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। फंक्शनल बजट निकाल के देना है। प्रोडक्शन बजट फॉर प्रोडक्ट्स MNN इन यूनिट्स, बताओ कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं बताओ। परचेज बजट फॉर मटेरियल Z इन केजीज एंड वैल्यू, और बताओ कितना मटेरियल खरीदना पड़ेगा, कितना किलो, और उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ऑब्वियसली बच्चों हमको परचेज तक आना है, हमको शुरू सेल्स से करना है, सेल्स प्रोडक्शन कंजम्पशन परचेज। तो कैसे आएगा, देखो सेल्स बजट तो तुमको बजटेड सेल्स यूनिट्स तो दिए है 28,000 एंड 13,000, ये तो दिया हुआ फिगर है। एक सेकेंड, ये 28 और ये 13 है। अभी जैसे मैंने समझाया ऐड क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करने के बाद जो फिगर आती है वो ये फिगर है। तो सीधा सीधा ऐड एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक ओवर 320 और 160 करोगे तो आपको आपकी प्रोडक्शन की फिगर मिलेगी। तो हियर इज़ वेयर वी आ रहा है एट प्रोडक्शन फिगर सीधा सीधा। अभी प्रोडक्शन से कंजम्पशन की तरफ आने के लिए नॉर्मली ये बच्चों प्रोडक्शन की फिगर हो गई और हम डायरेक्टली कंजम्पशन की तरफ जा सकते हैं, पर यहाँ पे बोल रहा है 100 बनाएंगे तो उसमें से 4 तो ख़राब निकलते हैं। और बच्चों ये वो माल था जो कस्टमर को बेचा था, ये वो माल था जो हमने स्टॉक में रखा था। स्टॉक में कौन सी यूनिट्स रखेंगे, टोटल क्या अच्छे बने हुए गुड यूनिट्स। तो ऑब्वियसली जो गुड यूनिट्स है वही स्टॉक में रहेंगे और वही कस्टमर को बेचेंगे। तो 320 ये मेरे गुड यूनिट्स हैं। मेरे को पता है कि अगर मेरा टोटल अगर 100 बनता है तो उसमें से बैड पहले केस में कितने बनते हैं, पहले केस में 4% है, मतलब 4 तो ख़राब निकलते हैं। तो गुड यूनिट्स 96 रहेंगे। और ये जो फिगर दिख रही है 28,320 की, ये तो गुड वाले यूनिट्स हैं, तो ये 96 है। तो 96 अच्छा बनाने के लिए मैं 96 काम करके नहीं चलने वाला, मेरे को तो पूरे के पूरे 100 बनाने पड़ेंगे। तो 28,320 अगर 96 है तो 100 कितना, तो इट शुड बी इंटू 100 अपॉन 96 या डिवाइड बाय 96% करो तो आपको आपका प्रोडक्शन मिलेगा। तो ओवर ईयर इट कम्स टू 29,500 एंड ओवर देयर इट कम्स टू 14,000। 29,500 अच्छी यूनिट्स बनाने पे अगर आप चाहिए तो कैलसी पे करके देखना, 29,500 का 4% ख़राब निकलेगा। तो 29,500 का 4% इज़
1180 ख़राब निकलेंगे और माइनस करने के बाद गुड यूनिट्स कितने मिलेंगे आपको 28320 मिलेंगे। तो दिस इज़ द फिगर ऑफ योर प्रोडक्शन। आई होप इट इज़ क्लियर। फिर एक बार प्रोडक्शन मिला उसके बेसिस पे रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकाला जा सकता है। क्वेश्चन ने बोला कि एक फिनिश प्रोडक्ट को इधर 5 किलो और उधर 6 किलो लगता है, तो इसको इंटू 5 और इसको इंटू 6 किया तो ये मेरे को पता चलेगा कि कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करना है, 147,500 और 84,000। बट वापस वही प्रॉब्लम है कि वेस्टेज है काम करते वक्त 10 का, मतलब अगर बच्चों मैंने परचेज़ किए 100 तो उसमें से वेस्ट रखते वक्त 10 हो जाएंगे और कंजम्पशन के लिए जाएंगे सिर्फ 90। तो ऑब्वियसली जो 147,500 है ये वो मटेरियल है जो कंज्यूम हुआ है, तो ये 100 नहीं हो सकता, ये तो 90 है जो एक्चुअल में यूज़ हुआ है। तो ये 90 है तो 100 कितना, ये करके आप निकालोगे तो आपको आपकी परचेजेस की फिगर मिलेगी। तो 147,500 इंटू 100/90 करोगे तो यू विल गेट द फिगर ऑफ परचेज फॉर दिस एंड यू विल गेट द फिगर ऑफ परचेज फॉर दिस। करेक्ट और इनकरेक्ट? तो बेसिकली दिस इज द टोटल रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, दिस इज द फिगर ऑफ योर कंजम्पशन। तो आपने दोनों को ऐड कर दिया तो 252 310 का आपका टोटल रॉ मटेरियल परचेज आएगा। उसकी ये क्वांटिटी में आंसर आया बच्चों। इसकी अगर कोई वैल्यू पूछता है तो आप उसको इंटू 72 करो तो आपको उसकी परचेस प्राइस मिलेगी। और अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि बताओ क्या लॉट ऑर्डर्स है, आपको 40 ऑर्डर में अगर माल मंगाना है तो जो 252 320 आया था उसको आप 40 से डिवाइड करो तो आपको कितना क्वांटिटी मंगाना है हर बार का उसका डेटा भी आ जाएगा। तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। सीधा सिंपल जैसा ही होता है वैसे ही है, सेल्स प्रोडक्शन कंजम्पशन परचेज। सिर्फ यहाँ पे बीच में प्रोडक्शन करते हो कुछ ख़राब निकल रहा है, मटेरियल स्टोर करते हो कुछ ख़राब निकल रहा है। तो याद रखना जो प्रोडक्शन की फिगर जो मिली है अपने को सेल्स बजट से वो गुड वाले यूनिट्स है। तो 100 बनाने पे अगर 4 ख़राब निकलते तो 96 ही अच्छे निकलेंगे। तो जो फिगर आई है वो 96 है, तो 100 कितना वो निकालने को तुमको आना चाहिए। क्लियर है सबको? अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं फिर बच्चों। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का क्वेश्चन था, दिखने के लिए बड़ा क्वेश्चन था पर इजी क्वेश्चन था। बजट बोलता है, क्वेश्चन बोलता है तो कॉस्ट शीट ऑफ मेसेस एप्टेमिल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इज एज अंडर। तो आपके सामने किसी कंपनी की कॉस्ट शीट दी है, मटेरियल से लेके पूरे कॉस्ट ऑफ सेल्स तक की फिगर दी है। द कंपनी सोल्ड 5 लाख यूनिट्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ईयर 23-24 एट अ मार्जिन ऑफ 15% ऑफ कॉस्ट ऑन कॉस्ट। 5 लाख यूनिट्स बेचे, जितना हमें कॉस्ट चाहिए उसमें 15% मार्जिन ऐड करके हमने बेचा है। देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कोई ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं है फिनिश गुड्स का। ऑन 1 जुलाई 2023 मतलब साल शुरू होने के 3 महीने के बाद द कंपनी सोल्ड एन एसेट फॉर 250 टू सम अदर कंपनी। द कॉस्ट एंड द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 350 एंड 150 एज ऑन 31 मार्च। साल जब भी शुरू हुआ तभी इस एसेट का कॉस्ट था 350 और उसकी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 1,50,000 का। द कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन एट 10% अंडर द WDV मेथड। WDV मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। देयर इज़ नो टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, इसमें कोई टैक्स है ही नहीं प्रॉफिट बेचने पे, जबकि आइडियली कैपिटल गेन टैक्स होता है। द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग। अभी कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको अगर मैं देखूँ तो क्या दिखता है, उसके पास 12% बॉन्ड्स है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स है, ऐसा करके 18 लाख रुपए का कैपिटल है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या बोलता है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, निफ्टी रिटर्न कितना है, मार्केट रिटर्न कितना है तो 15% है, टैक्स रेट एप्लीकेबल कितना है कंपनी को तो 30% है, और बीटा कितना है कंपनी का तो 0.9 है। एज्यूम करो CAPM मॉडल जो आपने FM के अंदर पढ़ा है। तो कैलकुलेट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ऑफ द कंपनी, कंपनी का ईवा निकाल के दो। तो अगर आपको पता होगा बच्चों, पढ़ाई है आपने, तो ईवा का फॉर्मूला क्या है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमको ऑपरेशन से कितना पैसा मिला है टैक्स सब पे करने के बाद, माइनस जिनसे जिनसे कैपिटल लिया उनको हमको कितना पे करना है, बाद में जो बचा है वो हमारा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है। तो मेरा 2 फोकस है कैलकुलेशन, मेरे को 2 चीज़ें करनी है, एक है नोपैट और एक है WACC। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालेंगे, तो ऑपरेशन से प्रॉफिट चाहिए। देखो पूरी कॉस्ट शीट दी है पर सिंपल क्या है कि आपको 1 यूनिट की कॉस्ट चाहिए 20 रुपया। आपने 5 लाख यूनिट्स बेचे और बेचते वक्त 15% प्रॉफिट पे बेचे हैं, तो 20 और 15% ऑन कॉस्ट है, याद रखना। तो 20 रुपये की कॉस्ट आई थी आपकी, उसका 15% 3 रुपये पर यूनिट का प्रॉफिट है, और 5 लाख यूनिट्स बेचे हैं, मतलब आपका बेसिक प्रॉफिट कितना आ रहा है तो 15 लाख रुपये आ रहा है। पर ये जो दिया है ये बेसिक खर्चा दिया है, इसमें डेप्रिसिएशन के बारे में कहीं पे बात नहीं हो रही है, जबकि एसेट के बारे में नीचे बात हो रही है। और हम एज्यूम करके चलते हैं, नीचे नोट भी डाल देंगे कि डेप्रिसिएशन ऊपर की कॉस्ट शीट में कहीं पे कंसिडर नहीं हुआ है। करेक्ट? तो दिस इज प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। अगर डेप्रिसिएशन कंसिडर होता तो हम डेप्रिसिएशन को अलग से कंसिडर नहीं करते, पर कुछ बोला नहीं है, देन वी आर फ्री टू एज्यूम, और इनफैक्ट डेटा दिया है तो हमको एज्यूम करना भी चाहिए उसको। तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा बच्चों, तो कोई एसेट कौन से मेथड से है तो 10% WDV मेथड से। तो WDV कैसे आएगी, तो इस साल के शुरुआत में इस एसेट की कॉस्ट 350 थी और 150 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, तो 2 लाख का WDV था, 10% डेप्रिसिएशन का रेट है, और 1
1 अप्रैल से लेके ये एसेट इस्तेमाल हुई है, कब तक इस्तेमाल हुई है, 1 जुलाई तक, मतलब ये 3 महीने के लिए इस्तेमाल हुई है। तो मेरा डिप्रिसिएशन कितना आएगा, 2 लाख के ऊपर 10%, 3 महीने का डिप्रिसिएशन, तो 5,000 रुपये का डिप्रिसिएशन गया। तो माई EBIT बिकम्स 14,95,000। EBIT आया मेरा 1495। अभी मेरे को नोपैड निकालना है। 2 चीज़ें मैंने जैसे मैं बता रहा हूँ, पहला इट इज़ अज्यूम कि डिप्रिसिएशन माइनस ही नहीं हुआ है, तो हमने उसको अलग से माइनस किया। अगर ये ऑलरेडी पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट कहीं पे होता तो हम उसको इधर ट्रीट ही नहीं करते और इस पूरे के पूरे 15 लाख को ही ट्रीट करके चलते हैं, पर डेटा दिया नहीं है और डिप्रिसिएशन का अलग से इन्फॉर्मेशन दिया है, इसके लिए हमने माइनस किया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों, ये नोपैड है। नोपैड का फुल फॉर्म क्या, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इसमें सिर्फ ऑपरेशनल चीज़ों को ही कंसिडर करना है। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट जो है वो नॉन ऑपरेशनल है। तुमने सबने कैश फ्लो भी पढ़ा है, सब कुछ जगह पे पढ़ा है तुमने। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आने वाला प्रॉफिट नहीं है, ये तुम्हारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जुड़ी हुई चीज़ है। इसका ऑपरेशन से डायरेक्टली कोई लेना देना है नहीं। इसके लिए प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट को हम इग्नोर करेंगे। हम बोलेंगे हमारी EBIT कितनी आई है, 14,95,000, जबकि हमको निकालना ही नोपैड निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, तो 2 तरीके से निकाला जा सकता है। मैंने दोनों तरीके तुम्हारे सामने रखे हैं। पहला सीधा जो EBIT आया है ऑपरेशन से, उसमें से बस सीधा टैक्स माइनस करो, तो 1495, उसका 30% टैक्स रेट दिया है आपको क्वेश्चन के अंदर, 30% टैक्स रेट दिया है। तो 1495 का 70% निकालो, 1046,500, दैट इज़ योर नोपैड। कोई बोलता है सर ऐसा नहीं करना है, मैंने तो इनकम स्टेटमेंट पढ़ा है, तो EBIT से इनकम स्टेटमेंट ही बनाएंगे जैसे हमेशा बनाते हैं। EBIT आया है, आपके पास इंटरेस्ट कितना आएगा, 10 लाख का लोन है और 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मैं बोल रहा हूँ 1495 माइनस 120, 10 लाख का 12%, दिस इज़ EBT से टैक्स माइनस किया, तो दिस इज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये मेरा पैट का फिगर आ गया। पर ये पैट का फिगर आते वक्त याद रखना है, आपने EBIT से इंटरेस्ट भी माइनस किया और टैक्स भी माइनस किया है, जबकि इंटरेस्ट तो हम अलग से पार्ट कंसिडर करने वाले हैं, जहाँ पे हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने वाले हैं। तो नोपैड को दूसरा तरीका निकालने का कैसा है, जो आपने पैट निकाला है उसमें वापस इंटरेस्ट को ऐड बैक करो। पर इंटरेस्ट को जब भी ऐड बैक करोगे, आपने उसको ऐड बैक किया तो उसके ऊपर का टैक्स बेनिफिट भी तो जाएगा। इसके लिए जो ऐड बैक होगा वो नेट ऑफ टैक्स फिगर ऐड बैक होगा, विच इज़ पैट प्लस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। तो पैट था आपका 962,500 प्लस इंटरेस्ट था 120 का 0.7, 1 माइनस 0.3, बराबर ना। आपने अगर इंटरेस्ट बचाया तो उसके सामने का टैक्स बेनिफिट का जो फ़ायदा हो रहा था वो नहीं मिलेगा। तो नेट जो बचेगा वो 1,20,000 नहीं बचेगा, क्योंकि 1,20,000 बचाने के चक्कर में 36,000 की जो टैक्स सेविंग हो रही थी वो अपने हाथ से चली जाएगी। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आप इंटरेस्ट का 1,20,000 बचा तो लोगे, पर उस 1,20,000 के बचाने के चक्कर में जो टैक्स बेनिफिट हो रहा था उसके सामने 36,000 का, वो आप गवा दोगे। तो आपका नेट जो फ़ायदा होगा वो 120 माइनस 36, 84,000 का होगा। दोनों में से कोई भी तरीके से निकालो, आपका अल्टीमेट नोपैड 10,46,500 ही आएगा। फिर दूसरी चीज़ जो निकालनी है वो निकालनी है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो 2 चीज़ें, एक है डिबेंचर्स और एक है इक्विटी और रिजर्व्स। तो अपने को एक KD निकालना पड़ेगा और एक आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना पड़ेगा। डेट के बारे में कोई और डेटा दिया नहीं है, तो आप बेसिक फॉर्मूला लगा सकते हो, KD = I1 - T। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 12% है, तो 12 का 70%, 8.4 इज़ योर कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए CAPM का कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अप्लाई होगा, जिसका फॉर्मूला इज रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा RM - RF। दिस इज योर RF 10%, रिटर्न ऑन मार्केट इज़ 15% एंड योर बीटा इज़ 0.9। ये फार्मूला सब कुछ मैंने मेरे जब भी कोर्स रिकॉर्ड किया उसके अंदर पूरा डिटेल में समझाया है बच्चों। मैं अभी इन सारी चीज़ों के रिकॉर्डेड लेक्चर्स CA में फाइनल के, CA में इंटर के, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिनेंशियल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, इनके मेरे वीडियो लेक्चर्स, गूगल ड्राइव लेक्चर्स अभी मैं अवेलेबल कर रहा हूँ बच्चों। आप में से कोई भी अगर ये लेना चाहता है देख सकता है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब करना। इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत मेहनत की गई है ताकि हर चीज़ का आपको लॉजिक क्लियर हो। फिलहाल आते हैं इसकी तरफ। तो फॉर्मूला में डालेंगे RF वॉज 10%, रिटर्न ऑन मार्केट वॉज 15, बीटा इज 0.9। सॉल्व करेंगे तो KE आएगा 14.5%। तो बस कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे। 2 तरीके का कैपिटल है, ये 10 लाख है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, ये 10 लाख है, और इक्विटी और रिजर्व्स का मिला के 8 लाख है। तो वो दोनों लिख दिया। उनके वेट्स निकाले, कैसे लिया, तो टोटल लिया 18 लाख, तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 18 लाख एंड दिस इज 8 लाख डिवाइडेड बाई 18 लाख। तो ये वेट निकाले। वेट आफ्टर टैक्स कॉस्ट इसकी आई थी 8.4% विच इज़ 0.084, इसका आया था 14.5% विच इज़ 0.145। बस दोनों को मल्टीप्लाई किया और फिर ऐड किया, इट इज़ 11.11%। मतलब ऑन एन एवरेज 100 रुपये के कैपिटल के ऊपर 11.11 का हमारा कॉस्ट इनकर होता है।
तो मेरा अगर टोटल कैपिटल 18 lakhs था, उसका 11.11% 2 lakhs रुपीज़ इज़ माई वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब मैंने जिनसे कैपिटल लिया है उनको 2 लाख रुपये देने हैं, जबकि मैंने नोपैड तो कमाया था 10,46,500। तो उसमें से 2 लाख पे करने के बाद अल्टीमेटली कंपनी के पास कितना बचता है जो उसकी वैल्यू एडेड है, इट इज़ 8,46,500। सो दिस वॉज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए, बाकी फाइनेंस का लॉजिक का बेस थोड़ा सा लगता है इस क्वेश्चन के अंदर। लास्ट के 2 क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। अगला वाला क्वेश्चन जो था वो लर्निंग का क्वेश्चन था बच्चों। बोल रहा है नीटॉस लिमिटेड मैन्युफैक्चरर ऑफ फाउंटेन पेंट्स रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर 16 यूनिट्स ऑफ द फाउंटेन पेंट। 16 यूनिट के ऑर्डर मिली है। द फर्स्ट यूनिट वॉज मेड इन 20 डायरेक्ट लेबर आवर्स। पहला प्रोडक्ट को बनाने के लिए 20 घंटे लगे। द प्रोडक्शन मैनेजर एक्सपेक्ट्स 80% लर्निंग कव। 80% लर्निंग कव है, जिसकी बी की वैल्यू देके रखी है -0.322। लर्निंग इफेक्ट फॉर दिस टाइप ऑफ ऑपरेशंस। सो फार 6 यूनिट्स हैव बीन कंप्लीटेड एट टोटल ऑफ 81.91 लेबर आवर्स। 6 यूनिट्स हमने ऑलरेडी बना दिए थे, जिसके लिए इतना समय हमको लगा था। द कॉस्ट एंड द सेल्स प्राइस फॉर द फर्स्ट यूनिट ऑफ द फाउंटेन पेन हैव बीन एस्टिमेटेड एज अंडर। जो पहला यूनिट बना है उसके लिए उसका डेटा क्या है, तो मटेरियल लगा है 20 का, लेबर ने कितना घंटा काम किया था 20 रुपया, तो लेबर की कॉस्ट को 6 रुपये पर आवर से मल्टीप्लाई किया, लेबर की कॉस्ट चाहिए। वेरिएबल ओवरहेड का 50 पैसा पर आवर है, तो 20 × 0.5 is 10। फिक्स ओवरहेड जो बांटे हैं वो 5 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से बांटे हैं, तो 20 × 5 is 100। प्रॉफिट कितना चाहिए अपने को, 20% ऑन कॉस्ट चाहिए, तो ये 50 का प्रॉफिट आया। हमारी सेलिंग प्राइस हमने 300 निकाली थी। क्वेश्चन पूछ रहा है एनालाइज द एस्टिमेटेड सेल्स प्राइस फॉर द फाउंटेन पेन फॉर द इनिशियल ऑर्डर ऑफ 16 यूनिट्स। जो 16 यूनिट्स आए हैं उस ऑर्डर की सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होगी, और एसेस द मिनिमम कोटेड प्राइस पर यूनिट इफ द रिपीट ऑर्डर ऑफ 20 यूनिट्स इज ऑल्सो रिसीव्ड फ्रॉम द सेम कस्टमर। और यही कस्टमर 16 यूनिट्स खरीदने के बाद और 20 यूनिट्स के ऑर्डर डालता है, तो इसकी सेलिंग प्राइस अभी हम क्या करेंगे, मिनिमम क्या प्राइस कोट कर सकते हैं ये बताओ। तो पहला तो डेटा लिख लेते हैं। ऑर्डर कितनी की आई थी, 16 यूनिट्स की। पहला प्रोडक्ट कितना घंटा ले रहा था, तो 20 घंटा। लर्निंग का कितना है, तो 80% है, तो वही मैंने लिख दिया इसके अंदर। देख लेते हैं पहला क्या बोल रहा है। तो क्या क्या डेटा दिया है, पहला कितने की ऑर्डर है, तो 16 यूनिट्स की ऑर्डर है बच्चों। क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हारी ऑर्डर 16 यूनिट्स की है। पहले प्रोडक्ट को कितने घंटे दिए है, तो 20 लेबर आवर्स है, तो ऐसे 20 लेबर आवर्स इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट यूनिट, जिसको हम लोग ए बोलते हैं। लर्निंग को कितना दिया, तो 80% दिया है, तो 80% लर्निंग कव है, जिसकी बी की वैल्यू कितनी है, तो 0.322 है, -0.322। जो क्वेश्चन है तुमको स्ट्रेट फॉरवर्ड दे के रखी है। अगर ये नहीं दी होती तो आपको फॉर्मूला उसका पता है, बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ लर्निंग को अपॉन log 2। तो पहला सवाल पूछता है एनालाइज द एस्टिमेटेड सेल्स प्राइस फॉर द फाउंटेन पेन फॉर द इनिशियल ऑर्डर ऑफ 16 यूनिट्स। 16 यूनिट्स की ऑर्डर की सेलिंग प्राइस क्या होगी। इसको फॉर्मूला से तो कर सकते हैं, पर अगर आप 16 को अगर याद करोगे तो वो बराबर डबल के मल्टीपल में आता है, 1, 2, 4, 8 एंड 16। तो इसका मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकता हूँ, तो मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहा हूँ। टाइम निकाल रहा हूँ 1, 2, 4, 8, 16। पहले प्रोडक्ट को 20 घंटे और 80% लर्निंग कव है। लर्निंग कव की थियोरी बोलती है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन डबल होगा एवरेज टाइम 80% से गिरते जाएगा इन दिस केस। तो 20 का 80% 16 आया, 16 का 80% 12.8 आया, इसका 80% 10.24 आया, इसका 80% 8.192 आया। तो 8.192 इज़ द एवरेज आवर्स पर यूनिट व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग 16 यूनिट्स। तो इसका अगर टोटल टाइम पूछूँ मैं, तो आई शुड मल्टीप्लाई 8.192 बाई 16, बराबर ना। 8.192 एवरेज है, जब भी 16 यूनिट्स बना है, तो टोटल कितना समय लगा रहेगा, तो 8.192 इंटू 16। दो सब्जेक्ट का मिला के एवरेज अगर 70 मार्क है, तो टोटल मार्क्स कितने हुए रहेंगे, तो 70 इंटू 2, वही लॉजिक। तो 131.072 आर माई नंबर ऑफ आवर्स। तो बस एक बार ये निकाल लिया तो मेरे अभी मेरी टोटल कॉस्ट पर यूनिट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाल सकता हूँ। मेरा मटेरियल कॉस्ट एक प्रोडक्ट के लिए 20 रुपये है, तो 20 रुपया 16 यूनिट्स बना रहा हूँ, तो 16 इंटू 20 इज़ 320। बाकी ये जो तीनों कॉस्ट है लेबर का, वो भी आवर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वेरिएबल ओवरहेड भी लेबर आवर्स पे डिपेंड करता है, और फिक्स ओवरहेड भी लेबर आवर्स पे डिपेंड करता है। रेट्स कितने हैं, तो 6, 0.5 एंड 5। तो रेट्स वही लेंगे हम लोग, 6, 0.5 और 5। आवर्स कितने आएंगे, तो 131.072। तो मल्टीप्लाई किया, ये अपने को तीनों फिगर्स आ गई, सबको ऐड कर दिया, टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट कितना चाहिए, तो 20% ऑन कॉस्ट चाहिए, तो इसमें और 20% मार्जिन ऐड कर दिया। तो ये मेरी सेलिंग प्राइस आई 16 यूनिट्स की, तो मतलब मेरी पर यूनिट सेलिंग प्राइस आएगी 137.05। दिस वाज द आंसर फॉर द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ 16 यूनिट्स। अभी सेकंड सवाल पूछता है, इसके बाद अगर आपके पास 20 यूनिट्स की नई ऑर्डर आई, तो उसमें के लिए आप कितना सेलिंग प्राइस कम कर सकते हो, व्हाट इज़ द मिनिमम कोटेड प्राइस। तो याद रखना है 16 यूनिट्स बनाने के बाद और 20 यूनिट्स की ऑर्डर आई है, पर मेरा जो वर्कर है उसने तो पहले प्रोडक्ट से लर्न करना शुरू किया रहेगा। तो लर्निंग की थियरी हमेशा क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन पे अप्लाई होती है। तो अगर मैं सेकंड ऑर्डर एक्सेप्ट करूँ,
तो 16 में और 20 यूनिट्स ऐड हो जाएंगे, 36 यूनिट्स बन जाएंगे। अभी 36 जो है वो डबल के साइकिल में नहीं आते, 1 2 4 8 16, 32 के बाद डायरेक्ट 64 आएगा। तो यहाँ पे आपको कंपलसरीली फार्मूला लगाना ही पड़ेगा। क्या फार्मूला है? y इज इक्वल टू ए एक्स रेस टू बी, जहाँ पे a पहले प्रोडक्ट का समय दिया है जो 20 घंटे है, x इज द नंबर ऑफ यूनिट्स विच इज़ 36 एंड b इज द लर्निंग का कोएफिशिएंट विच इज़ -0.322। क्वेश्चन ये दिया था, तो a इज 20 इंटू एक्स इज 36 रेस टू -0.322। अभी आइडियली ना इसको सॉल्व करने के लिए लॉग टेबल एंटी लॉग सब करना पड़ता है, पर ये क्वेश्चन आपका इजी था क्योंकि इसने 36 रेस टू -0.322 का आपको सीधा सीधा वैल्यू दे के रखा है विच इज़ 0.3154। तो बस 36 इंटू 0.322 की जगह पे 0.3154 लिख दिया और मल्टीप्लाई किया। रिमेंबर वी गेट द एवरेज टाइम फॉर 36 यूनिट्स, 6.308 आ गया। देखो ये एवरेज टाइम 36 का है, जो आइडियली सेंस बनना चाहिए। 16 का आया था 8.192, उसका वापस 80% लूँगा तो मेरे को 32 का आएगा विच इज़ 6.5536। मतलब ये 6.5536 से थोड़ा नीचे होना चाहिए। तो आंसर कितना आया है? 6.308 आया है। रिमेंबर अगेन ये एवरेज आया है तो इंटू 36 करेंगे तभी टोटल टाइम आएगा। तो 227.088 इज़ द टोटल टाइम फॉर 36 यूनिट्स, जिसमें पहला ऑर्डर भी आ गया, सेकंड भी आ गया, पर हमको तो सिर्फ सेकंड ऑर्डर की कैलकुलेशन करनी है। तो उसमें से अगर मैं पहले ऑर्डर का समय 16 यूनिट्स का, पहले का फर्स्ट 16 यूनिट्स का समय अगर हटा दूं तो मुझे अगले 20 यूनिट्स का समय मिलेगा। फर्स्ट 16 यूनिट्स ने कितना समय लिया था? 131.072। तो इफ़ आई रिड्यूस दिस आई गेट द टाइम फॉर नेक्स्ट 20 यूनिट्स। तो ये एक बार आ गया तो जैसे ऊपर कैलकुलेट किया था वही करना है। मटेरियल कॉस्ट है 20 रुपये पर यूनिट और इनके रेट 6.5 और 5 है। सिर्फ इसके अभी आर्स कितने लोगे आप? 96.016। तो 20 यूनिट का ऑर्डर 20 रुपया पर यूनिट, रेट वही है 6, 0.5 और 5, जबकि आर्स अभी लिए जाएंगे 96.016। तो आपने सबको मल्टीप्लाई किया, आपको आपकी कॉस्ट मिल गई, टोटल कॉस्ट आ गई, जिसमें 20% मार्जिन ऐड किया तो आपको टोटल सेल्स मिल गए, डिवाइड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स विच इज़ 20 इन दिस केस, तो सेलिंग प्राइस आएगी 90.25। तो देखो मिनिमम प्राइस आप जब पहला कोट कर रहे थे 137 लर्निंग कर्व की वजह से, और जैसे जैसे काम बढ़ते जाएगा वैसे अभी वो सेलिंग प्राइस किधर तक आ गई? 137.05 से 90.25 और कम होके यू कैन अफोर्ड अ रिडक्शन ऑफ 46.8। सो दैट वाज अ क्वेश्चन ऑन लर्निंग कर्व। योर प्राइस रिड्यूस फ्रॉम 137.05 टू 90.25। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों, जो डिसीजन ट्री के ऊपर का क्वेश्चन था, जो एक्चुअल में इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। क्या बोलते हैं? मिस्टर गुरब्रिक, अ फार्म ओनर इज सीरियसली कंसिडरिंग ड्रिलिंग अ फार्म वेल। कोई एक बंदा है जो वेल मतलब बेसिकली कुआं खोदने के बारे में सोच रहा है, फार्म वेल खोदने के बारे में सोच रहा है। पानी लगेगा नहीं लगेगा बच्चों हमारे हाथ में नहीं है, हम कोशिश कर सकते हैं, तो बस ये वही है। इन पास्ट ओनली 70% ऑफ द वेल्स ड्रिल्ड वेर सक्सेसफुल एट 200 फीट ऑफ डेप्थ इन दैट एरिया। पास्ट हिस्ट्री क्या बताती है कि आप 200 फीट तक डिग करोगे तो 70% चांस है कि आपको पानी मिल जाए, 30% अभी भी चांस है कि 200 फीट तक डिग करने के बाद आपको पानी ही ना मिले। मोर ओवर ऑन फाइंडिंग नो वाटर एट 200 फीट, सम पर्सन्स ड्रिल्ड इट फर्दर अप टू 250 फीट। 200 फीट पे नहीं मिला तो और 50 फीट खोद के 250 फीट तक जाने का आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। पर अगर आप वो जाते हो तो बोल रहा है बट ओनली 20% स्ट्रक वाटर एट 250 फीट। तो 250 फीट तक पानी मिलने के चांस भी सिर्फ कितने परसेंट है? 20% है। मतलब अगले 50 फीट जो भी आप डिग करोगे तो 20% चांस है कि पानी मिले, 80% चांस है कि पानी ना मिले। द प्रिवेलिंग कॉस्ट ऑफ ड्रिलिंग इज ₹50 पर फीट। एक फीट डिग करने का 50 रुपये का खर्चा आता है। द फार्म ओनर हैज़ एस्टिमेटेड दैट इन केस ही डज नॉट गेट हिज ओन वेल ही विल हैव टू पे 15,000 ओवर द नेक्स्ट 10 years इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स टू बाय वाटर फ्रॉम द नेबर। पानी तो चाहिए, अगर हमने डिग ही नहीं किया या फिर डिग करके अगर हमको पानी नहीं मिला तो हमको खरीदना पड़ेगा, जिसके लिए हमको 15,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो पूछ रहा है व्हाट विल बी द ऑप्टिमल डिसीजन। डिग करना ही नहीं चाहिए क्या? डू नॉट ड्रिल एनी वेल, ड्रिल अप टू 200 फीट, 200 फीट तक ही ड्रिल करना चाहिए क्या? और अगर 200 फीट तक ड्रिल करने के बाद अगर पानी नहीं मिला, इफ़ नो वाटर इज़ फाउंड, क्या मैं फर्दर 250 फीट तक मेरे को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो पूछ रहा है ड्रॉ एन अप्रोप्रिएट डिसीजन ट्री और आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजी, और उसके हिसाब से हमको क्या करना चाहिए। तो बस एक डिसीजन ट्री ड्रॉ करना है बच्चों। याद रखना डिसीजन ट्री हमेशा लेफ्ट टू राइट ड्रॉ किया जाता है, जबकि इवैल्यूएशन उसका हमेशा राइट टू लेफ्ट होता है। तो ये मैंने डिसीजन ट्री ड्रॉ किया है, ईजी वाला है। देखो बेसिक फर्स्ट पॉइंट पे मैं सोचूंगा कि मुझे ड्रिल करना ही नहीं चाहिए क्या, या फिर मेरे को ड्रिल करना चाहिए। अगर मैं ड्रिल करता ही नहीं हूँ तो मैं पानी सीधा सीधा खरीद लूँगा और मेरा 15,000 रुपये का आउटफ्लो होगा। रेड कलर की फिगर है, मतलब मेरा 15,000 का खर्चा हुआ। पानी तो चाहिए, बाहर से खरीदूंगा तो 15,000 में काम होगा। अगर मैं डिग करूँ तो फिलहाल तो मैं पहले 200 फीट पे डिग करूँगा, हर फीट का 50 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये का मेरा खर्चा होगा।
अच्छा, डिग करने के बाद आउटकम दो ऑप्शन हो सकते हैं, दो चीज़ें हो सकती है, एक तो मैं सक्सेसफुल रहूँ, पानी मिल जाए, या पानी ना मिले, सक्सेसफुल ना रहूँ। अच्छा, सक्सेसफुल रहने के चांसेस कितने हैं, तो क्वेश्चन ने बोला 70% चांस है कि आपको पानी मिले, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है, और अनसक्सेसफुल रहने के चांसेस 0.3 है। सक्सेसफुल रहा तो वापस मेरे को और कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, पानी तो मेरे को मिल गया। पर अगर मैं अनसक्सेसफुल रहा तो वापस मेरे को फिर अभी डिसीजन लेना है। इसके बाद चलो छोड़ दो ये आगे डिग करने का, सीधा सीधा पानी खरीद लेते हैं। खरीदने जाऊंगा तो वापस वही 15,000 रुपये का खर्चा आएगा, या फिर और 50 फीट ड्रिल करेंगे, मतलब ड्रिल अप टू 250 फीट, तो और 50 फीट ड्रिलिंग होगी, 50 रुपये फीट के हिसाब से 2,500 रुपये का और खर्चा होगा। अच्छा, ये करने के बाद क्या होगा, तो वापस गारंटीड नहीं है कि पानी मिलेगा, सक्सेसफुल हो सकते हो या अनसक्सेसफुल हो सकते हो। यहाँ पे सक्सेस होने के चांसेस कितने हैं, तो 20% है, तो दिस इज़ 0.2। सक्सेस हो गए तो ऑब्वियसली वापस कोई खर्चा नहीं है। सक्सेसफुल के 0.2 चांसेस है, तो अनसक्सेसफुल रहे तो अनसक्सेसफुल के 0.8 चांसेस है, और अभी यहाँ पे अनसक्सेसफुल हुए तो आपके पास अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको वापस बाहर से ही खरीदना है, और तभी भी आपको 15,000 ही पे करना है। ये फिगर हर बार कांस्टेंट रहेगी। तो इस तरीके से डिसीजन ट्री बनेगा। अब इसका इवैल्यूएशन कैसे होगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिसीजन ट्री हमेशा ड्रॉ लेफ्ट टू राइट किया जाता है, पर उसका इवैल्यूएशन हमेशा राइट टू लेफ्ट किया जाता है। तो फर्देस्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर पहला तो हम क्या करेंगे, इसकी एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू निकालेंगे इस पॉइंट की, विच इज़ पॉइंट नंबर 2। इधर कोई खर्चा नहीं है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है, जबकि इधर 15,000 का खर्चा है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है। तो बी पॉइंट कैसा आएगा, 0.2 इंटू 0 प्लस 15,000 इंटू 0.8, तो ये फिगर आ गई 12,000 रुपया। मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके मेरा खर्चा कितना दिखता है, 12,000 रुपया। पर रिमेंबर, ये 12,000 का खर्चा 2,500 के खर्चे करने के बाद की फिगर है। मतलब मेरे को अगर कोई इस लेक की कॉस्ट पूछेगा तो इट इज़ 12,000 प्लस 2,500, दिस फिगर इज़ 14,500। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये फिगर 12,000 कैसे आई, 0 इंटू 0.2 प्लस 15,000 इंटू 0.8, दिस फिगर इज 12,000, एंड दिस 12,000 इज आफ्टर रिड्यूसिंग 2,500, सो दिस बिकम्स, ये फिगर कितनी आ गई, 14,500। तो पॉइंट नंबर 2 से अगर मैं ड्रिल करूँ आगे 50 फीट का तो मेरा 14,500 का आउटफ्लो है, जबकि अगर मैं बाई करूँ वाटर तो मेरे को 15,000 का आउटफ्लो है। रिमेंबर, दिस इज द फिगर ऑफ आउटफ्लो, तो ऑब्वियसली आई विल चूज द लोअर वन। तो 14,500 का आउटफ्लो है, मतलब ये लेग मेरे लिए सही लेग है। मतलब इस पॉइंट की फिगर कितनी आ गई, इस पॉइंट की फिगर आ गई 14,500। तो इधर से पीछे जाते वक्त आप 14,500 को कंसिडर करके चलोगे। वापस आपका आउटफ्लो है तो आपको मल्टीप्लाई करके, प्रोबेबिलिटी है तो आपको ऐड करके कैलकुलेट करना है। तो ये फिगर कैसे आएगी, 0 इंटू 0.7 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई थी अभी अपनी 14,500, तो 14,500 इंटू 0.3, तो वही किया है 0 इंटू 0.7 प्लस 14,500 इंटू 0.3, द आंसर इज 4350। 0 इंटू 0.7 प्लस 14,500 इंटू 0.3, द आंसर इज 4350। तो आउटफ्लो मतलब पॉइंट नंबर ए पे आपका आउटकम कितना है, तो आपका 4350 का कॉस्ट है, याद रखना। पर बच्चों ये 4350 का कॉस्ट 10,000 का खर्चा माइनस करने के बाद है, ऐड करने के बाद है। 4350 का भी कॉस्ट है, बट दैट इज आफ्टर इनकरिंग 10,000। तो आपका टोटल इसका वैल्यू कितना रहेगा, 4350 प्लस 10,000, दिस इज 14,350। तो ऊपर जाओगे तो टोटल आपका 14,350 का खर्चा है, जबकि अब नीचे जाओगे तो आपका 15,000 का खर्चा है, और आपके पास डिसीजन है, ये दोनों आउटफ्लो है, तो यू विल चूज द लोअर वन, मतलब 14,350 इज द लोअर आंसर। तो ये उसका आंसर होना चाहिए। तो अगर मेरे को कोई इस क्वेश्चन का आंसर पूछेगा तो मुझे क्या बोलना चाहिए, उसको मेरे को बोलना चाहिए सीधा बाहर से पानी खरीदने के जगह पे इस बंदे को पानी 200 फीट तक ड्रिल करके देखना चाहिए। अगर सक्सेसफुल रहा तो कोई बात ही नहीं है, पर अगर अनसक्सेसफुल रहा तो इधर तक आ गए, तो इधर से हमने कौन सा रास्ता लिया, ऊपर वाला क्या नीचे वाला, तो हमने नीचे वाला रास्ता लिया। मतलब हम बोलेंगे उसको 200 फीट तक ड्रिल करना चाहिए, सक्सेसफुल रहा तो अच्छी बात है, अगर अनसक्सेसफुल रहा तभी भी उसको और 50 फीट को डिग करना चाहिए और देखना चाहिए पानी मिलता है क्या, और अगर नहीं मिला तभी जाके अल्टीमेटली फिर उसको बाहर से पानी खरीद लेना चाहिए। ये उसके पर्सपेक्टिव से सबसे बेस्ट डिसीजन होगा, जहाँ पे उसका खर्चा बचने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो आई होप द क्वेश्चन इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो हियर इज़ वेयर वी फिनिश, क्योंकि उसका अगला वाला पार्ट जो था वो थियोरेटिकल क्वेश्चन था, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें, तो दैट यू कैन मैनेज। तो बच्चों देर आए दुरुस्त आए, ये पेपर मैं कल ही डालने वाला था पर मैं कल डाल नहीं सका, जैसे मैं स्टार्टिंग में मैंने तुमको बताया। हर क्वेश्चन को हमने डिटेल में समझा है। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। तो आपकी एग्ज़ाम्स यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो इसके आगे December 24 एटम के कोई पेपर के बारे में तो सोल्यूशन नहीं जाएगा मेरी तरफ से। हाँ, पर आपके जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, मैं एजुकेशनल कंटेंट इस चैनल के ऊपर अपलोड करते रहने वाला हूँ मैं, फिर वो CMA से जुड़ा हो, CA से जुड़ा हो या कोई भी हो। प्लस जैसे मैंने पहले ही बताया था कि मेरे गूगल ड्राइव लेक्चर्स भी आ रहे हैं, CA में फाइनल के हैं, CA में इंटर के भी आ रहे हैं, तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी।
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, आई होप अभी तक आपने किया ही होगा, और आपके फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करना कि चैनल को सब्सक्राइब करें। लॉट ऑफ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन इज़ कमिंग थ्रू। और जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कोई फाइनल के आपका स्टूडेंट, आपका कोई फ्रेंड हो, तो आप उसको ये कॉस्टिंग के जो CMA फाइनल के लेक्चर्स है उसके बारे में ज़रूर बताना। तो बाय एवरीवन, आई होप यू ऑल क्लियर द एग्जाम्स इन गुड कलर्स। बाय।